डिस्क्लेमर। यह वीडियो केवल मनोरंजन और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इस उपन्यास में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज हैं या काल्पनिक तरीके से प्रयुक्त की गई हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? रामू ने विक्की की तरफ देखा। उसके दिल में उत्सुकता का भाव था। विक्की ने धीरे से कहा, इस एक इवेंट में प्रतिभागियों की संख्या ही लगभग हर खिलाड़ी को देखने के लिए काफ़ी थी। तो अगर हम इस मॉडल को ऑफलाइन कर दें तो आपको क्या लगता है कितने लोग देखेंगे? और हम इस मॉडल का इस्तेमाल करने वाले पहले लोग हैं। अगर हम ये खबर जारी करते हैं तो क्या आपको लगता है कि दूसरे लोग भी इसमें दिलचस्पी लेंगे? विक्की की बातें सुनकर रामू की आंखें चमक उठीं। वह सही था, ऐसा मॉडल पहले कभी नहीं अपनाया गया था। किसी भी बड़ी गेम कंपनी ने ऐसा कुछ नहीं किया था। इन गेम इवेंट्स को एक भौतिक स्थान पर आयोजित करना जिससे खिलाड़ी ऑफलाइन प्रतिस्पर्धा कर सकें। चूंकि यह पीक शोडाउन मोड है, इसलिए ज़्यादा खिलाड़ी नहीं आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दर्जन। इस तरह खिलाड़ी ऑफलाइन देख सकते थे और टिकट भी बेच सकते थे। यह एक ही तीर से दो निशाने थे। इससे न सिर्फ उनके गेम की विजिबिलिटी बढ़ सकती थी, बल्कि वे टिकट बेचकर पैसे भी कमा सकते थे। एक बात जो अभी भी स्पष्ट नहीं थी वह ये थी कि प्रतियोगिता देखने कितने खिलाड़ी आएंगे। अगर उन्होंने 3000 टिकट जारी किए लेकिन केवल 100 या कुछ दर्जन लोग ही आए तो ये शर्मनाक होगा। तो पहले आपकी क्या योजना है? मैं 3v3 मोड और पीक शोडाउन मोड को एक साथ रखने की सोच रहा हूँ। इसी तरह भाग लेने के लिए पीक शोडाउन खिलाड़ियों के लिए भी सीमा तय होगी। चूंकि 3v3 में पीक शोडाउन नहीं होता, इसलिए अगर खिलाड़ियों की रैंक समान होती है तो उन्हें आमतौर पर एक साथ मिलाया जाता है। लेकिन अगर प्रतियोगिता में 3v3 मैच भी शामिल करने हैं तो सीमा ज़्यादा होनी चाहिए और शर्तें एकल मैचों की तुलना में ज़्यादा सख्त होनी चाहिए। चूंकि 3v3 में प्रत्येक पक्ष से एक पेशेवर शामिल होता है, इसलिए इसमें टीमवर्क की आवश्यकता होगी, जिससे ये मैच देखने में और भी रोमांचक हो जाएंगे। विक्की ने आगे कहा, एक और बात यह है कि ऑफलाइन प्रतिभागियों के लिए उपयुक्त संख्या क्या है। मुझे लगता है कि सोलो के लिए 32 खिलाड़ी ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि एक मैच में 5 मिनट भी नहीं लगते। अगर बहुत कम होंगे तो मैच 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, जो बहुत बोरिंग होगा। 3v3 मोड की बात करें तो हम 18 टीमें बना सकते हैं और मुकाबला 2 दिनों में खत्म कर सकते हैं। इस तरह खिलाड़ी जी भरकर देख सकते हैं। रामू ने सिर हिलाया, बहुत बढ़िया, यह एक अच्छा विचार है। ठीक है, चलो लोहा गर्म है, तब तक वार करते हैं। खिलाड़ियों का उत्साह अभी कम नहीं हुआ है, तो चलिए इस खबर की घोषणा करते हैं और सभी खिलाड़ियों को तैयार कर लेते हैं। तुम इसे कब आयोजित करने की योजना बना रहे हो? विक्की ने एक पल सोचा। बहुत कम समय अच्छा नहीं है, क्योंकि कुछ खिलाड़ियों में कौशल तो है लेकिन वे अभी तक रैंक में ऊपर नहीं पहुंच पाए हैं। अगर समय बहुत ज़्यादा हो गया तो खिलाड़ियों का उत्साह कम हो जाएगा। ये कैसा रहेगा? 3 महीने। चलो 1 जनवरी, नए साल की तारीख तय करते हैं। तब खिलाड़ियों के पास देखने के लिए ज़्यादा समय होगा। रामू खड़ा हुआ। ठीक है, हम आपकी बात मानेंगे। मैं आयोजन स्थल और बाकी चीज़ें तय कर लूँगा। विक्की ने सिर हिलाया। उसके लिए ये सब संभालना ज़्यादा सही था। आखिरकार वो दूसरी पीढ़ी का अमीर था, उसे इन चीज़ों की थोड़ी समझ थी और उसे ये सब करने में थोड़ी मेहनत तो लगेगी ही। रामू ऑफिस से चला गया और विक्की चुपचाप वहीं बैठा सोचता रहा। मौजूदा हालात बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उसने सोचा था। इस दुनिया में कोई ई स्पोर्ट्स नहीं था। करोड़ों खिलाड़ियों वाली गूज फैक्ट्री ने भी कभी कोई ऑफलाइन प्रतियोगिता आयोजित नहीं की थी, क्योंकि सबकी यही धारणा थी कि खेल प्रतियोगिता में देखने लायक क्या है। अगर मेरे पास समय हो तो क्या मैं खुद कुछ राउंड नहीं खेल लूँगा? कॉन्सेप्ट की वजह भी थी। चीन में तो ई स्पोर्ट्स थे ही नहीं, विदेशों में भी यही हाल था। ई स्पोर्ट्स की कोई अवधारणा ही नहीं थी। चूंकि ऐसा था, इसलिए वह इसके आयोजन का बीड़ा उठाता। केकड़ा खाने वाला पहला व्यक्ति निश्चित रूप से लाभ प्राप्त करता, बढ़त हासिल करता, लेकिन जोखिम भी उठाता। लेकिन विक्की जानता था यहाँ संकट कैसे हो सकता है। क्या यह एक अवसर नहीं था? इस दुनिया में ज़्यादा गेमर्स थे, बेहतर गेमिंग माहौल था, इसलिए ई स्पोर्ट्स की मेजबानी न करने का कोई कारण नहीं था। हालांकि लीजेंड ई स्पोर्ट्स के लिए उपयुक्त नहीं था, लेकिन अब जल्दी से पूंजी जमा करना ज़रूरी था। एक बार पूंजी मिल जाने के बाद अगला गेम क्रॉसफायर रिलीज होने के बाद वह सीधे ई स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं की मेजबानी कर सकेगा। लीजेंड की तुलना में क्रॉसफायर निस्संदेह ज़्यादा उपयुक्त था, जब तक वह लीग ऑफ लेजेंड्स को फिर से नहीं निकालता। जब ई स्पोर्ट्स के लिए सबसे मजबूत गेम की बात आती तो वह निश्चित रूप से मोबा गेम होता, और मोबा गेम्स में पीसी संस्करण निस्संदेह लीग ऑफ लेजेंड्स था। इसलिए अब वह एक कदम आगे बढ़कर ई स्पोर्ट्स को सबसे पहले स्थापित करेगा। जब तक दूसरे निर्माता प्रतिक्रिया देते तब तक उसका क्रॉसफायर बन चुका होता और पहले कदम उठाने का फ़ायदा हमेशा उसका ही होता। इसके बाद विक्की ने अपना कंप्यूटर चालू किया, क्योंकि अभी 9 बजने ही वाले थे।
शनिवार भी था और जो खिलाड़ी अभी अभी प्रतियोगिता देखकर लौटे थे वे अभी भी ऑनलाइन थे। आज के नए अल्टीमेट बॉस मैप के साथ खिलाड़ियों का उत्साह और भी बढ़ गया था। ज्यादातर खिलाड़ी प्रतियोगिता के तुरंत बाद अल्टीमेट बॉस की तलाश में जुट गए। इसी समय विक्की ने बैकएंड से सीधे सभी खिलाड़ियों को एक ईमेल भेजा। इस बीच प्रकाश स्टूडियो की इमारत में बत्तियां अभी भी जल रही थीं। एक कॉन्फ्रेंस रूम में ट्वाइलाइट वर्ल्ड के सभी जिम्मेदार लोग बैठे थे। मेज के सबसे आगे जनरल मैनेजर लिन बैठे थे, जो गूस फैक्ट्री के गेमिंग विभाग के प्रमुख थे। उनके बगल में वांग बाओक्वान और डिजाइनर चेन मिंग बैठे थे। जनरल मैनेजर लिन ने रिमोट कंट्रोल उठाया और स्क्रीन बंद कर दी। आसपास के लोगों को देखते हुए उनके चेहरे पर भारीपन था। आपने अभी अभी लीजेंड का हालिया डेटा देखा, आपको क्या कहना है? कोई कुछ नहीं बोला। तकनीकी निदेशक ने अपना सिर और नीचे कर लिया। हालांकि यह मामला सीधे तौर पर उनसे जुड़ा नहीं था, फिर भी जनरल मैनेजर लिन ने बोल ही दिया था। एक इवेंट ने सभी दैनिक सक्रिय खिलाड़ियों को ऑनलाइन ला दिया। 2 मिलियन प्रतिभागी, 8 मिलियन दर्शक। ये कैसी अवधारणा है? और इसमें दूसरे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर लोगों की गिनती भी नहीं है। आपने अभी देखा, लीजेंड का प्रसारण करने वाले कुछ शीर्ष स्ट्रीमर्स के लाखों दर्शक थे। दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी इवेंट देखने वालों की संख्या लगभग कई मिलियन थी। एक इवेंट, और इसने पूरे गेम के सभी खिलाड़ियों को आकर्षित किया। हम ऐसा इवेंट क्यों नहीं बना सकते? ग्राफिक्स के मामले में क्या हमारे गेम के ग्राफिक्स लीजेंड से बेहतर नहीं हैं? खिलाड़ियों के मामले में क्या हमारे पास उनसे ज़्यादा नहीं हैं? लेकिन लीजेंड के खिलाड़ियों की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा क्यों है? खिलाड़ी तो गेम भी नहीं खेल रहे, वे सब इवेंट देखने जा रहे हैं। जनरल मैनेजर लिन के इस तीखे प्रहार ने उन लोगों को और भी निराश कर दिया जो पहले से ही सिर झुकाए बैठे थे। हम ऐसा क्यों नहीं सोच सकते? एक स्टूडियो, 3000 लोग, आपकी प्रोजेक्ट टीम में ही 500 से ज़्यादा लोग हैं, फिर भी आप 2 लोगों को भी नहीं हरा सकते। इतनी मेहनत और संसाधन खर्च करने के बाद नतीजा पूरी तरह से नाकाम रहा और अब ऑनलाइन खिलाड़ियों की संख्या हर दिन कम होती जा रही थी। डिज़ाइनर चेन मिंग, जनरल मैनेजर लिन ने डिज़ाइनर चेन मिंग की ओर देखा। क्या आप अब भी जारी रखना चाहते हैं? इसके बाद उनका स्वर काफ़ी नरम पड़ गया। आखिरकार डिज़ाइनर चेन मिंग उनके काबिल अधीनस्थ थे और उनके साथ बाकियों जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता था। डिज़ाइनर चेन मिंग ने एक पल सोचा, फिर कहा, यह पहले से ही बचाने लायक नहीं है। दोनों खेलों की स्थिति एक जैसी है। शुरुआत में गेम प्ले थोड़ा अलग था, लेकिन पहले संस्करण में बदलाव के बाद वे कुछ हद तक समान हो गए और मेरे बाद के संशोधनों के साथ दोनों खेल अब पूरी तरह से एक जैसे हैं। अब मैं स्थिति को बदलने में असमर्थ हूँ। महाप्रबंधक लिन खड़े हुए। सौभाग्य से मैं तैयार था। अगर अधिग्रहण सफल नहीं हुआ, मेरे पास और भी तरीके हैं। चलो अभी के लिए स्थगित करते हैं। कल हम चर्चा करेंगे कि आगे क्या करना है। ये कहकर महाप्रबंधक लिन सम्मेलन कक्ष से बाहर चले गए। राहुल का स्ट्रीम रूम, वहां बड़ी संख्या में खिलाड़ी चर्चा कर रहे थे। सैंड सिटी की यह क्रॉस सवक घेराबंदी वाकई रोमांचक थी। हालांकि वे खुद इसका अनुभव नहीं कर पाए, फिर भी देखने वालों ने इसका भरपूर आनंद लिया। खासकर राहुल को देखकर। जब उसने टाइगर टेलिस्मैन प्राप्त किया तो उसने एक ताओवादी को मारने के लिए ब्लेजिंग फायर का इस्तेमाल किया, जो अविश्वसनीय रूप से संतोषजनक था। लेकिन दुर्भाग्य से उसकी शीतलता 3 सेकंड से भी कम समय तक रही। उसके बाद उस पर ध्यान केंद्रित किया गया और उसे तुरंत मार दिया गया। राहुल ने हाथ बढ़ाया। यह उपाधि वास्तव में अच्छी थी, काफी आकर्षक, खासकर क्योंकि इसे क्रॉस सव लड़ाइयों में भी पहना जा सकता था, जिससे वह बहुत सहज था। अब वह फिर से क्रॉस सव में अपनी प्रतिभा दिखा सकता था। इन 3000 से ज्यादा खिलाड़ियों में हालांकि सभी शीर्ष विशेषज्ञ थे। अगर उनमें से आधे के पास भी कोई उपाधि होती तो अच्छा होता। भाइयों, चलो अल्टीमेट बॉस की तलाश जारी रखते हैं। सिर्फ न्याय करने का क्या मतलब है? मुझे अभी भी एक लकवाग्रस्त अंगूठी चाहिए। अगर नहीं, तो एक पुनरुत्थान अंगूठी स्वीकार्य होगी। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। इस समय बुलेट स्क्रीन पर ढेरों प्रश्न चिन्ह तैर रहे थे। तुम बहुत ज्यादा चूजी हो रहे हो। आज सुबह तुम भाग्यशाली रहे और एक अल्टीमेट बॉस को पा लिया। क्या तुम्हें लगता है कि आज रात तुम किसी और से भिड़ सकते हो? तुम शायद सपना देख रहे हो, ये सोचकर कि तुम किसी और अल्टीमेट बॉस से भिड़ जाओगे। तुम एक अच्छे बदकिस्मत इंसान क्यों नहीं बन जाते? मुझे लगता है तुम्हें सो जाना चाहिए। तुम्हारे सपनों में सब कुछ होगा। राहुल के स्ट्रीम रूम में ऐसे दृश्य रोजाना होते थे, जो उसके स्ट्रीमिंग प्रभाव का भी एक हिस्सा था। काफी देर तक इधर उधर घूमने के बाद वहां बहुत से लोग थे, लेकिन उसने कुछ नहीं देखा। इस समय उसने कुछ लोगों को एक बॉस से लड़ते देखा। तीनों लोगों की ताकत ज्यादा नहीं थी, एक साथ मिलकर भी वे राहुल को हरा नहीं सकते थे। चूंकि वह स्ट्रीमिंग कर रहा था, इसलिए उसने उसे छीनने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया। वह बस किनारे से देख रहा था और देखते हुए उसने खिलाड़ियों को सिखाया कि इस तरह के बॉस से कैसे लड़ना है।
लेकिन इससे पहले कि वह 3 मिनट भी बोल पाता, तीनों लोग एक एक करके गिर पड़े, जिससे एक बॉस की सेहत आधी से भी कम रह गई। डिजाइनर चेन मिंग हैरान दिखे। मैं तो बस किनारे से देख रहा था। इतना डरने की क्या जरूरत है ना? अपनी ताकत के दम पर अगर वे अच्छी तरह से सहयोग करते तो वे इस बॉस को हरा सकते थे। उसकी शक्ल देखकर शायद वे घबरा गए होंगे। आखिरकार उसने एक उपाधि, इतनी बड़ी उपाधि, और उसके शानदार उपकरण भी पहने हुए थे। चूंकि वे पहले ही मर चुके थे, इसलिए यह बॉस उसका था। इसके बाद राहुल ऊपर गया और कुछ ही चालों में बॉस को ढेर कर दिया। ढेर सारी चीजें गिरी, ज्यादातर सोने के सिक्के और कुछ साधारण चीजें बिना देखे ही। एक बॉस आमतौर पर केवल एक दुर्लभ उपकरण गिराता है। इसके अलावा ये बॉस बस एक छोटा बॉस था, कोई बड़ा बॉस भी नहीं, इसलिए राहुल को कुछ भी अच्छा गिरने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन चारों ओर देखने के बाद कोई अच्छा उपकरण नहीं था। हुह, यह क्या है? राहुल कोने में गया और उपकरण का एक टुकड़ा उठाया। स्मृति अंगूठी। भाइयों, क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? मैंने इस तरह का उपकरण पहली बार देखा है। किंवदंती में अंगूठियां हमेशा दुर्लभ उपकरण रही हैं। यहाँ तक कि सबसे निचले स्तर के वोमा सेट में भी अंगूठी की कीमत सबसे महंगी है। इस बार अपडेट की गई 4 विशेष अंगूठियों के साथ अंगूठियों की कीमत और भी बढ़ जाएगी। लेकिन उसे वास्तव में इस मेमोरी रिंग का कोई आभास नहीं था। वह 2 महीने से खेल रहा था, फिर भी उसने पहली बार ऐसा उपकरण देखा था। फिर उसने कैमरे से कहा, भाइयों, क्या आपने यह उपकरण देखा है? बुलेट स्क्रीन ने भी उसका जवाब दिया, जबकि ज्यादातर लोगों ने इसे नहीं देखा था। मैंने यह अंगूठी नहीं देखी, लेकिन मेरे पास एक स्मृतिहार जरूर है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, अंगूठी नहीं देखी, लेकिन मेरे पास एक हेलमेट है। मुझे हमेशा लगता था कि यह कोई अलग उपकरण है। क्या ये स्मृति भी एक सेट हो सकती है? मैंने हेलमेट, ब्रेसलेट और हार तो देखा है, लेकिन अंगूठी कभी नहीं देखी। शायद ये वाकई एक सेट है। स्ट्रीम रूम में मौजूद लोगों द्वारा कुछ विश्लेषण के बाद राहुल ने सीधे नीलामी घर खोला, ये देखने के लिए कि क्या ऐसा कुछ है। उसने खोजा और उसे सिर्फ एक स्मृति हार मिली और उसकी कीमत 3000 सिल्लियां थी। ये कीमत जब किसी को समझ नहीं आई तो बहुत ज्यादा मानी गई। इसके अलावा इसके गुण बहुत ज्यादा नहीं थे। 1-3 ताओवादी जादू। इतने कम गुणों और 3000 सिल्लियों यानी 300 युआन की कीमत के साथ कोई इसे नहीं खरीदेगा। फिर उसने फिर से स्मृति की खोज की और ढेर सारे उपकरण सामने आ गए। स्मृति हेलमेट, स्मृति ब्रेसलेट, स्मृति हार। इतने लंबे समय तक खेलने के बाद राहुल समझ गया कि यह एक सेट है, सिर्फ कुछ उपकरण नहीं। और अभी सब इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए किसी की भी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके अलावा इस मेमोरी रिंग को गिराना बहुत मुश्किल था, वरना नीलामी घर अब तक मेमोरी रिंग से भर गया होता। उसने ज्यादा सोचा नहीं और सीधे नीलामी घर से 3000 सिल्लियों में मेमोरी रिंग खरीद ली। हालांकि उसके पास पहले से ही एक थी, लेकिन ये कीमत उसके लिए ज्यादा नहीं थी। क्या होगा अगर इस मेमोरी सेट में बहुत शक्तिशाली विशेषताएं हों? तब उसे बहुत बड़ा मुनाफा होगा। रुको, ये सही नहीं है। मैंने अभी जो मेमोरी रिंग गिराई है उसमें कुछ और विशेषताएं लगती हैं। उसने जल्दी से अपना बैग खोला और अपनी मेमोरी रिंग की विशेषताओं को देखा। ताओवादी जादू 1-3, आक्रमण 3-6, उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह 3-6। विशेषता बहुत शक्तिशाली थी। यह एक अंगूठी थी, कोई हथियार नहीं। शुरुआती लकड़ी के तलवार वाले हथियार में केवल 2-5 आक्रमण थे, और जो अंगूठी उसने अभी पहनी हुई थी उसमें केवल 3-5 आक्रमण थे। लेकिन इस मेमोरी रिंग में वास्तव में एक अतिरिक्त आक्रमण बिंदु था। यह एक उच्च स्तरीय वस्तु है, राहुल ने उत्साह से कहा। आज उसकी किस्मत वाकई कमाल की थी, जिससे उसे इतना उच्च स्तरीय उपकरण मिल गया। खेल में कभी कभी एक ही उपकरण के अलग अलग गुण होते थे और खिलाड़ी इन वस्तुओं को उच्च स्तरीय उपकरण कहते थे। इस तरह के उपकरण बेहद दुर्लभ थे। वर्तमान में ज्यादातर ज्ञात उपकरण निम्न स्तरीय उपकरण थे और उच्च स्तरीय उपकरणों के उच्च स्तरीय संस्करण होने की कोई अफवाह नहीं थी। इस मेमोरी रिंग को उच्च स्तरीय उपकरण माना जाता था क्योंकि इसे पहनने के लिए 26वें स्तर की आवश्यकता होती थी। फिर उसने मेमोरी रिंग पहनी और उसके कुल गुण कई अंक बढ़ गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि यूं ही घूमते घूमते उसे इतना बेहतरीन उपकरण मिल जाएगा। तभी बुलेट स्क्रीन बज उठी और उसे यह जांचने के लिए कहा कि क्या वाकई कोई मेमोरी सेट है। राहुल ने प्रतिक्रिया दी और नीलामी घर से बाकी 3 उपकरण खरीद लिए। उसके 65,234 सिल्लियों को देखकर, जिसका मतलब था कि उसके पास उस समय 6000 से ज्यादा मूल्य की सिल्लियां थीं, कुछ खिलाड़ी ईर्ष्यालु हो गए। आखिरकार उसे लीजेंड में एक बेहतरीन स्ट्रीमर माना जाता था, इसलिए वह इतना घटिया नहीं हो सकता था। इसमें आज सुबह गिल्ड नीलामी में खरीदे गए जजमेंट भी शामिल नहीं थे, वरना ये 5 अंकों की नहीं बल्कि 6 अंकों की सिल्लियां होती। उसने कुछ चुनी और कोई भी बेहतरीन वस्तु न देखकर उसने उन्हें खरीद लिया और सभी को सुसज्जित कर लिया। उसके कुल गुण तुरंत काफी कम हो गए, कुल आक्रमण के पूरे 20 अंक।
उसने फिर से कैरेक्टर पैनल देखा और यकीनन 4 मेमोरी उपकरणों के किनारों पर चमक आ गई। इसका मतलब था कि यह एक सेट था और मेमोरी सेट सचमुच मौजूद था। राहुल ने फिर देखा, इस मेमोरी सेट पर कुछ नहीं लिखा था। किस तरह के सेट में कोई बोनस नहीं होता। वोमा सेट की तरह सभी मोहरे लगाने के बाद ये कुल विशेषताओं को एक अंक बढ़ा देता था, जो नए खिलाड़ियों के लिए बहुत ही उपयोगी था और इस सेट को इकट्ठा करना मुश्किल नहीं था। एक और उन्नत सेट जो उस समय ज्यादातर लोग पहनते थे वह था जूमा सेट, जिसमें पावर रिंग और जिबिलो रिंग थी, जिसे योद्धा और जादूगर दोनों चाहते थे। हालांकि उसके पास उस समय पावर रिंग नहीं थी। इन दोनों सेटों में विशेषताएं थीं, लेकिन अब जब उसने मेमोरी रिंग इकट्ठा कर ली थी और उसे लगा लिया था तो उसमें कोई विशेषता क्यों नहीं थी। इसने राहुल को बहुत उलझन में। क्या ये विशेषता छिपी हो सकती है? क्या आधिकारिक गेम ने इसे स्पष्ट रूप से नहीं लिखा था, बल्कि खिलाड़ियों को इसे स्वयं खोजने दिया था? अगर ऐसा होता तो वह कोशिश कर सकता था, लेकिन उसे डर था कि अगर वह लंबे समय तक खोजता रहा तो कुछ नहीं मिलेगा। फिर उसने कैमरे की ओर देखा। भाइयों, ये वास्तव में एक सेट है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें कोई निश्चित विशेषताएं नहीं हैं। मैं देखने की कोशिश करूंगा कि क्या कोई छिपी हुई विशेषताएं हैं। राहुल सोच ही रहा था कि मेमोरी सेट को कैसे एक्टिवेट किया जाए। तभी लोगों का एक बड़ा समूह आ पहुंचा, जो लगातार आगे की ओर दौड़ रहा था। क्या हुआ? वह भीड़ के पीछे पीछे दूसरी मंजिल पर गया। ये सब एक ही गिल्ड के लोग हैं। क्या ये किसी बॉस से लड़ने वाले हैं? ये गिल्ड एक बड़ा गिल्ड माना जाता था, पूरे डिस्ट्रिक्ट 1 में 12वें नंबर पर। आज रात के सैंड सिटी की घेराबंदी कार्यक्रम के लिए उन्होंने कुछ ही लोगों को भेजा था, लेकिन अब इतने सारे लोग एक ही जगह दौड़ रहे थे। दूसरी मंजिल पर वाकई एक बॉस था। वह दोपहर में ही वहां पहुंच चुका था। खैर, अब उसके पास करने को कुछ नहीं था, तो वह जाकर देख ही लेता कि वे बॉस से कैसे लड़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट 1 में अब एक नियम था, जिस भी गिल्ड का सदस्य सबसे पहले किसी बॉस का स्वामित्व हासिल कर लेता, वह बॉस उसी गिल्ड का हो जाता। बेशक 2 विरोधी गिल्ड अपवाद थे। पहले गिल्ड के वाइस गिल्ड मास्टर होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से इस नियम को नहीं तोड़ता, बस देखते रहने में कोई बुराई नहीं थी। बाएं दाएं मुड़कर वह उनके पीछे एक जगह पहुंचा और एक गुफा का प्रवेश द्वार देखा। वह इस गुफा के प्रवेश द्वार से अच्छी तरह वाकिफ था। क्या ये वही नहीं था जहां उसने आज सुबह अल्टीमेट बॉस से लड़ाई की थी? ये देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। कितना समय हो गया था और किसी ने अल्टीमेट बॉस को खोज ही लिया था, और ऐसा लग रहा था कि जिला 1 में अभी तक किसी और को इसके बारे में पता नहीं था। जरूर इसी गिल्ड के किसी व्यक्ति ने इस जगह की खोज की होगी, इसलिए उन्होंने तुरंत बड़ी संख्या में गिल्ड सदस्यों को इकट्ठा कर लिया। उन्होंने अभी अभी क्रॉस सवर लड़ाई खत्म की थी और सभी खिलाड़ी ऑनलाइन थे, इसलिए ज्यादातर गिल्ड सदस्य जल्दी से इकट्ठा हो गए। यह उनमें से कुछ ही होंगे, बाद में और लोग आएंगे। रुको, यह एक अच्छा मौका था। बॉस का नियम सिर्फ नियमित बॉस पर लागू होता है, अल्टीमेट बॉस इस श्रेणी में शामिल नहीं था। इसके अलावा आज सुबह दूसरों ने अपने अल्टीमेट बॉस को छीनने की बेतहाशा कोशिश की थी। वह इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता था? चूंकि उसने इसे देखा था, यह उनका था। इस पल उसे याद आया कि वह लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था और अब लाइव स्ट्रीम रूम में सभी को पता चल गया था। उसने बुलेट कमेंट्स पर नजर डाली और यकीनन सभी को भी पता चल गया। नहीं, जल्दी से उन्हें आने के लिए कहो, हमें इस चीज का हिस्सा मिलना ही चाहिए। ये कहकर उसने गिल्ड चैट खोली। भाइयों, जल्दी आओ, मैंने किसी को अल्टीमेट बॉस खोजते देखा है। जल्दी करो, उनके गिल्ड सदस्य अभी उससे लड़ रहे हैं। पहले उसने सभी सदस्यों को ऐड किया, फिर अपने निर्देशांक भेजे। क्या एक और अल्टीमेट बॉस मिल गया? रुको, अभी आ रहा हूँ। मैं पहले से ही क्रिम्सन मून मैप में हूँ। हमारा गिल्ड बहुत भाग्यशाली है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमें एक और अल्टीमेट बॉस देखने को मिलेगा। इस बार किसी और के बॉस को छीनने की बारी हमारी है। ओवरलुक ऑफ मिस्ट्रीज ने तभी कहा, पहले एक टीम बनाओ, फिर सीधे इस अल्टीमेट बॉस को छीनने जाओ। राहुल ने भी जल्दी से कुछ लोगों को एक टीम में शामिल कर लिया। 10 लोग, सभी उच्च युद्ध शक्ति वाले, जो आमतौर पर टीम बनाते समय उनका समूह होता था। ये लगभग तय हो गया था। आज सुबह पर्याप्त समय नहीं था, इसलिए उन्होंने बेतरतीब ढंग से एक टीम बना ली। इसी समय कई लोग उसके पास से गुजरे। उसने देखा कि वे तीसरे गिल्ड से थे। वे भी गुफा के प्रवेश द्वार की ओर बढ़े और प्रवेश द्वार पर मौजूद लोगों ने उन्हें देखा ही नहीं, उन्हें अंदर आने दिया। धिक्कार है, नहीं, ये गलत है। उन्होंने इस बॉस से मिलकर लड़ने के लिए तीसरे गिल्ड के साथ गठबंधन किया है। उसने जल्दी से गिल्ड चैट पर यह संदेश भेजा। फिर इसे छीनना आसान नहीं होगा, ओवरलुक ऑफ मिस्ट्रीज ने कहा। हालांकि यह जरूरी नहीं कि सच हो। चूंकि ऐसा ही है, तो चलिए खबर फैलाते हैं और उन्हें पूरे डिस्ट्रिक्ट 1 का सामना करने वाले 2 गिल्ड्स का अनुभव कराते हैं। बोलने के बाद ओवरलुक ऑफ मिस्ट्रीज ने वर्ल्ड चैट को निर्देशांक भेज दिए, जिससे सभी खिलाड़ियों को पता चल गया। ये खबर देखकर ऑनलाइन खिलाड़ी क्रिम्सन मून की दूसरी मंजिल की ओर दौड़ पड़े।
मैं पहले उनकी प्रगति देखूंगा। जैसे ही वह अंदर गया, अंदर कई लोग थे। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, वह अंदर भागा और बॉस की सेहत की जांच की। अंदर मौजूद लोगों ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया। राहुल नुकसान सहते हुए बाहर भागा। उन्होंने सिर्फ 10,000 की सेहत खराब की है। अंदर लगभग 40 लोग हैं, इसलिए वे शायद आधे घंटे में खत्म कर देंगे। तुम लोग जल्दी करो, हेवनली नॉर्थ स्टार ने गाली देते हुए कहा। इन कुत्तों ने असल में दूसरी मंजिल पर हम पर घात लगाकर हमला किया था। वहां सैकड़ों लोग हैं। जैसे ही मैं अंदर गया, मैं तुरंत मारा गया। बाकी लोग भी मुख्य शहर लौट आए। ओवरलुक ऑफ मिस्ट्रीज ने चैट इंटरफेस में टाइप किया, भाइयों, वॉइस चैट पर आ जाओ। चलो इसकी योजना बनाते हैं। जैसे ही राहुल कमरे में दाखिल हुआ, उसने 2 योद्धाओं को अपनी ओर आते देखा और वे तीसरे गिल्ड से थे। लगता है वे दूसरी मंजिल पर मौजूद बाकी खिलाड़ियों को खदेड़ना चाहते हैं। तभी राहुल ने मेज से एक टूथपिक उठाए और तिरस्कार भरा भाव दिखाया। लेकिन तुम दोनों कमीने, क्या तुम जानते भी नहीं कि मैं कौन हूं? मुझ पर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये कहकर उसने अपने ब्लेड से वार किया और विरोधी योद्धा ने तुरंत अपना 1/3 स्वास्थ्य खो दिया। न्याय मिलने के बाद उसने उस पर बेतहाशा आशीर्वाद तेल डाला था और अब तो ये पहले से ही जोड़ 5 तक धन्य हो चुका था। तो जजमेंट का नुकसान अभी भी बहुत ज्यादा था। 1 मिनट में ही उसने दोनों को भगा दिया। इस समय उसने कमरे में कहा, मैं अभी दूसरी मंजिल पर हूं। वे दूसरी मंजिल पर लोगों को निकाल रहे हैं। देखता हूं कि मैं कुछ लोगों को मार पाता हूं या नहीं। ये बेकार है। सैकड़ों लोग प्रवेश द्वार को रोक रहे हैं और वह प्रवेश द्वार इतना छोटा है, हम अंदर ही नहीं जा सकते। अगर उनमें से कुछ लोग आगे निकल गए तो तुम भी उन्हें रोक नहीं पाओगे, ओवरलुक ऑफ मिस्ट्रीज ने बेबसी से कहा। उसने सोचा कि यह एक मौका है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वे पूरी तैयारी के साथ उस जगह को पूरी तरह से रोक लेंगे। चाहे कितने भी लोग अंदर आएं, वे तुरंत मारे जाएंगे। चूंकि वे प्रवेश द्वार को रोकने के लिए तैयार थे, इसलिए उन्होंने जरूर तैयारी की होगी, औषधियां वगैरह जमा कर ली होंगी। शंकर ने यह भी कहा, सच में, मैं बस 2 सेकंड के लिए अंदर गया और तुरंत आग से जलकर मर गया। उनके जादूगरों ने उस जगह को आग से भर दिया। दर्जनों जादूगरों की आग, कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। जब तक वे आधे घंटे तक टिके रह सकते हैं, ये सफल होगा। देखो, क्या तुम अंदर के लोगों पर चुपके से हमला कर सकते हो? इस तरह वे धीरे लड़ेंगे, जिससे हमें थोड़ा और समय मिल जाएगा। अगर उनके पास पोषण खत्म हो गए और उन्होंने अंदर के बॉस को खत्म नहीं किया, तो उनका काम तमाम हो जाएगा। राहुल ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूं कि मैं अंदर के लोगों पर चुपके से हमला कर सकता हूं या नहीं। अपनी हैसियत वापस पाने के बाद जैसे ही वह गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, उसने वहां 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को खड़ा देखा। वे अब अंदर पहरा नहीं दे रहे थे, बल्कि गुफा के प्रवेश द्वार की ओर मुड़ गए थे, जो ठीक नहीं था। ये सभी लोग ताकतवर थे और वह उन्हें अकेले नहीं हरा सकता था। जबरदस्ती घुसने से सिर्फ मौत ही हाथ लगेगी, शायद एक भी इंसान नहीं मारा जाएगा। चूंकि कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए एक सुरक्षित जगह पर जाकर उसने टीम को तोड़ने की तैयारी की। जैसे ही उसने टीम का इंटरफेस खोला, उसे अपने साथियों के उपनामों के बगल में एक छोटा सा तीर दिखाई दिया और चैट बॉक्स भी बदल गया था, जिससे वह बहुत उलझन में पड़ गया। क्या यह अपडेट का हिस्सा था? उसने चैट बॉक्स खोला और देखा कि आम वाक्यांशों के बाद एक नया आम वाक्यांश दिखाई दिया। स्वर्ग और पृथ्वी एक हो गए। ये कब दिखाई दिया? मुझे याद नहीं कि मैंने इसे शॉर्टकट के तौर पर सेट किया था। राहुल हैरान था। राहुल ने जल्दी से पूछा, क्या तुम लोगों के चैट शॉर्टकट में स्वर्ग और पृथ्वी की एकता का कोई शॉर्टकट वाक्यांश है? कमरे में मौजूद लोग हैरान रह गए और सबने कहा कि उनके पास ये वाक्यांश नहीं है। इससे राहुल और भी उलझन में पड़ गया। ये वाक्यांश कहाँ से आया? किसी और के पास तो नहीं था, तो उसके पास क्यों आया? ये वाकई अजीब था। इसके बाद राहुल ने स्वर्ग और पृथ्वी की एकता के शॉर्टकट वाक्यांश पर क्लिक किया। उसने इसे टीम चैट में डाला, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हालांकि बुलेट कमेंट्स बता रहे थे कि एक बदलाव हुआ है। राहुल ने चैट बॉक्स बंद किया और तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पैरों के नीचे एक प्रभामंडल प्रकट हुआ है। अगले ही पल उसके एक साथी ने भी अपनी टीम चैट में स्वर्ग और पृथ्वी की एकता टाइप किया। इसके तुरंत बाद राहुल के किरदार के बगल में एक छोटा सा प्रभामंडल प्रकट हुआ और उसका साथी उसके ठीक बगल में आ गया। राहुल की आंखें चौड़ी हो गईं। वह यहाँ कैसे पहुंच गया? उसके साथी का रूप देखकर वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसने जल्दी से कमरे के अंदर पूछा, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? पता नहीं, तुमने स्वर्ग और पृथ्वी की एकता टाइप किया था, तो मैंने भी ऐसा ही किया और टाइप किया और मैं आ गया। ये सुनकर राहुल आश्चर्य से रुक गया। उसने जल्दी से कमरे में घोषणा की, मेरी टीम के सभी सदस्य टीम चैनल में स्वर्ग और पृथ्वी की एकता टाइप करें। और अगले ही पल टीम के सभी सदस्य उसके पास आ गए। क्या हो रहा है राहुल? तुम्हें क्या पता चला? ओवरलुक ऑफ मिस्ट्रीज ने माइक पर पूछा।
राहुल ने धीरे से निगलते हुए कहा, मेरी टीम के सभी लोग मेरे साथ आ गए हैं। क्या? वॉइस रूम में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। ये कैसी चाल थी? ओवरलुक ऑफ मिस्ट्रीज को भी यह अविश्वसनीय लगा और उन्होंने तुरंत पूछा, तुमने ये कैसे किया? मैंने टीम चैट में बस स्वर्ग और पृथ्वी की एकता टाइप किया और उनके भी टाइप करने के बाद वे सभी आ गए। क्या यह इतना आसान है? बाकी लोग संशय में थे। फिर भी वे इसे आजमाने गए। ये काम नहीं करता। हमने इसे आजमाया और कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। हम अपने साथियों को कैसे रोक सकते हैं? क्या तुमने कुछ खास पहना है? राहुल को आखिरकार समझ आया। हाँ, उसके पास मेमोरी सेट था। मुझे पता है ये क्या है। राहुल ने माइक पर उत्साह से कहा। क्या है? जल्दी करो और हमें बताओ। अगर हम सब वहां पहुंच सकें, मैं उनसे अल्टीमेट बॉस जरूर चुरा सकता हूं। हम उनके बेस पर चुपके से हमला कर सकते हैं। मेमोरी सेट? कौन सा मेमोरी सेट? कमरे में मौजूद लोग असमंजस में थे। क्या इस गेम में ये सेट है भी? क्या ये वही है जिसमें मेमोरी ब्रेसलेट है? लैन होंग ने तुरंत पूछा। हाँ, बिल्कुल। इसके 4 टुकड़े हैं, अंगूठी, ब्रेसलेट, हेलमेट और नेकलेस। मैंने पहले एक अंगूठी लूटी थी और देखना चाहता था कि क्या इसका कोई सेट इफेक्ट होता है, इसलिए मैंने इसे आजमाने के लिए पूरा सेट खरीद लिया। मुझे लगता है मेरे पास कुछ मेमोरी उपकरण हैं। कुछ लोग अपने सामान में झांकने लगे। कुछ देर बाद किसी ने कहा, मेरे पास एक मेमोरी नेकलेस है। मेरे पास एक मेमोरी हेलमेट है। राहुल ने भी पूछा, अंगूठी का क्या? सबसे ज़रूरी चीज़, किसके पास मेमोरी रिंग है? कमरे में किसी ने कुछ नहीं कहा। नीलामी घर में जाकर देखो, क्या कोई बेच रहा है? ओवरलुक ऑफ मिस्ट्रीज ने तुरंत सुझाव दिया। सिर्फ एक ही थी और मैंने उसे खरीद लिया। अब कोई नहीं बची होगी, राहुल ने जवाब दिया। बाकी लोगों ने जांच की और पुष्टि की कि कोई नहीं है, कुछ नाराज होते हुए। तुमने कहा था कि तुमने एक खरीदी है, तो तुम्हारे पास अभी भी मेमोरी रिंग है? ओवरलुक ऑफ मिस्ट्रीज ने पूछा। हाँ, मेरे पास अभी भी एक है। ओवरलुक ऑफ मिस्ट्रीज ने तुरंत एक योजना बनाई। लगता है यह अल्टीमेट बॉस जरूर हमारा होगा। शुक्रिया कंपनी। ओवरलुक ऑफ मिस्ट्रीज की उत्साहित आवाज़ वॉइस चैट में आई। हम ये करेंगे। सबसे पहले एकांत जगह ढूंढो। फिर अपनी टीम के किसी एक व्यक्ति को ग्रुप से बाहर निकालो और मेमोरी सेट तैयार करो। हम उच्च युद्ध शक्ति वाले खिलाड़ी एक साथ ग्रुप बनाएंगे। जब समय आएगा, हम सीधे उनके सामने आ जाएंगे और बॉस हमारा होगा। राहुल सहमत हुआ। यह एक अच्छा तरीका था। इसके बाद उसने मेमोरी सेट एक टीममेट को दे दिया, लेकिन जब उसने किसी दूसरे व्यक्ति को खींचने की कोशिश की तो उसने पाया कि उसका कूलडाउन था। एक समस्या है, मैंने जांच की है और लोगों को खींचने का कूलडाउन होता है। इसमें 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट काफ़ी हैं। क्या तुमने नहीं कहा था कि वे जल्दी नहीं मार रहे हैं? इसमें लगभग आधा घंटा लगना चाहिए। हमारे पास 60 लोगों को रोकने के लिए काफ़ी समय है। उन लोगों से निपटने के लिए 60 शीर्ष स्तरीय लड़ाकू खिलाड़ी काफ़ी हैं, ओवरलुक ऑफ मिस्ट्रीज ने तुरंत कहा। उन्होंने तुरंत ऑपरेशन शुरू कर दिया, एक टीम बनाई और उन्हें रोक लिया। ओवरलुक ऑफ मिस्ट्रीज, शंकर और हेवनली नॉर्थ स्टार सभी एक साथ वहां पहुंचे। थर्ड गिल्ड के लोगों के साथ हमारा हमेशा से झगड़ा रहा है। अब आखिरकार हमें उन पर छिपकर हमला करने का मौका मिला है। हेवनली नॉर्थ स्टार ने हंसते हुए कहा। उसकी आवाज़ सुनकर कोई भी कल्पना कर सकता है कि उसकी वर्तमान मुस्कान काफ़ी भयावह थी। उनके सवा में गिल्ड कभी भी पूरी तरह से शांत नहीं रहे थे। उनका विशेष रूप से तीसरे गिल्ड के साथ टकराव होता था। हालांकि वे प्राणघातक दुश्मन नहीं थे, फिर भी उनके बीच अक्सर मनमुटाव होता था। बेशक सैंड सिटी की क्रॉस सवक घेराबंदी जैसी सर्वव्यापी घटनाओं के दौरान सभी का ध्यान जीत पर केंद्रित होता था, क्योंकि यह पूरे सव के सम्मान का सवाल था। अगर वे ऐसे समय में परेशानी पैदा करते या सहयोग करने से इनकार करते तो उन्हें पूरे सव के खिलाड़ी शाप देते और शायद पूरा सव उन्हें बहिष्कृत कर देता। लेकिन अभी सैंड सिटी की क्रॉस सवक घेराबंदी का समय नहीं था, इसलिए कुछ भी हो सकता था। अगले 10 मिनट के बाद उन्होंने 20 से ज़्यादा लोगों को खींच लिया। अब उनके पास 40 लोग थे, लेकिन ओवरलुक ऑफ मिस्ट्रीज ने सुरक्षा के लिए एक और बैच का इंतजार करने का फैसला किया। उन्होंने कुछ योद्धाओं को हेल्थ बार चेक करने के लिए भेजा। बॉस के पास अभी भी 40,000 से ज़्यादा हेल्थ पॉइंट थे, इसलिए उनके पास पर्याप्त समय था। इस बीच प्रवेश द्वार पर सभी पहरेदारों को पहले से ही लाल झंडे से चिन्हित कर दिया गया था, फिर भी कोई अंदर नहीं घुस पाया। लोग लगातार हमला करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतने सारे खिलाड़ियों के बचाव में ये नामुमकिन था। ये तेल डालने की रणनीति थी, ज़्यादा लोगों का होना बेकार था। मेरा अनुमान है कि जब बॉस की सेहत कुछ हजार रह जाएगी तो वे सभी शहर लौट जाएंगे या पोषण का इस्तेमाल करेंगे। वरना इतने सारे लोगों के संसाधनों का उपभोग करने के कारण अगर उनका सामान खत्म हो गया और वे मारे गए तो उनके उपकरण गिर सकते हैं। अगर गिल्ड के आधे उपकरण गिर गए तो पूरा गिल्ड बुरी तरह कमजोर हो जाएगा, शंकर ने विश्लेषण किया। तो क्या हम अभी चुपके से हमला कर सकते हैं? राहुल ने पूछा। नहीं,
उनके पास बहुत ज्यादा लोग हैं और उनके 2 गिल्ड हैं। अगर हम इतने कम लोगों के साथ अंदर गए तो हम उन्हें सिर्फ मारेंगे ही। वैसे राहुल, क्या तुम फिर से स्ट्रीमिंग कर रहे हो? मैंने इसे पहले ही बंद कर दिया है। मैं एक ही गलती से दोबारा नहीं फंसने दूंगा, राहुल ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा। जैसे ही मेमोरी सेट का कूलडाउन एक बार फिर ताज़ा हुआ, उन्होंने लोगों का एक और समूह खींच लिया। अब कुल मिलाकर 59 खिलाड़ी हो गए। इसके अलावा वे सभी गिल्ड के शीर्ष लड़ाकू खिलाड़ी थे। ऐसा समूह आसानी से 100 विरोधियों का सामना कर सकता था। जाओ फिर से देखो कितना स्वास्थ्य बचा है। राहुल आज्ञाकारी भाव से देखने के लिए अंदर भागा। अभी भी 13,000 स्वास्थ्य बचा है। ठीक है, चलो सीधे अंदर घुसो। याद रखो, अंदर घुसते ही राक्षस को मत मारो, पहले खिलाड़ियों को खत्म करो। खासकर जिसके पास स्वामित्व का झंडा है उसे पहले खत्म करो। मैं ऐसी गलती नहीं करना चाहूंगा जहां वे स्वामित्व बनाए रखें और हम बॉस को मारने में मदद करें। समझ गया, दूसरों ने वॉयस चैट में जवाब दिया। चार्ज, अल्टीमेट बॉस चुराओ। उनमें से 60 लोग सीधे आगे बढ़े। प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहे 3-4 लोगों को कुछ भी करने का मौका नहीं मिला और कुछ और लोगों ने उन्हें ढेर कर दिया। उन्हें लगा कि दूसरी मंजिल के प्रवेश द्वार की रखवाली करने वाले इतने सारे लोग हैं और वे पहले भी दूसरी मंजिल के खिलाड़ियों को एक बार खत्म कर चुके थे। हालांकि कुछ लोग बचे थे, लेकिन इससे अल्टीमेट बॉस के खिलाफ उनकी लड़ाई पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था। लेकिन लोगों का ये समूह कहाँ से आया? तीसरी मंजिल से। ये नामुमकिन है। तीसरी मंजिल की रखवाली करने वाले लोग हैं और उन्होंने पहले देखा था कि तीसरी मंजिल के लोग इतने ताकतवर नहीं थे। इसके अलावा ये कुछ लोग आज के सैंड सिटी की घेराबंदी के इनामी खिताब पहने हुए थे। वे पहले गिल्ड से थे, तो वे कहाँ से आए? अगले ही पल राहुल और उसकी टीम अंदर भागी। इस समय तक बॉस का स्वास्थ्य पहले ही 8,000 तक गिर चुका था। ये बहुत कम था। अगर वे इन लोगों को नहीं हटाते तो वे कुछ ही मिनटों में इसे खत्म कर देते। जाओ, पहले जादूगरों और ताओवादियों से निपटो, ओवरलुक ऑफ मिस्ट्रीज ने तुरंत कहा। उनके जादूगर और ताओवादी प्रवेश द्वार के पास तैनात थे, इसलिए उन्होंने इन लोगों से आसानी से निपट लिया। बॉस से लड़ रहे लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी और बाहर के पहरेदारों को तुरंत वापस आने को कहा, वरना बॉस चोरी हो जाएगा। प्रवेश द्वार अभी भी यहाँ से थोड़ा दूर था। जब तक वे वापस लौटते, बॉस से लड़ने वाले कुछ लोग निश्चित रूप से जा चुके होते। खासकर क्योंकि वे 59 लोग गिल्ड के शीर्ष लड़ाके थे, उन्होंने उन्हें बहुत जल्दी खत्म कर दिया। 1 मिनट से भी कम समय में ये लोग खत्म हो गए और बॉस के पास अभी भी 5,000 स्वास्थ्य शेष थे। जल्दी करो और हमला करो, उनके लोग जल्द ही आ रहे हैं। प्रवेश द्वार की रखवाली के बारे में मत सोचो, उनके पास बहुत सारे लोग हैं, हम उन्हें रोक नहीं सकते। हमें इसे जल्दी खत्म करना होगा। जब तक बाहर से पहला व्यक्ति अंदर आया, बॉस पहले ही हार चुका था और राहुल और उसकी टीम उपकरण उठाने ही वाले थे। उन्होंने ज्यादातर सामान उठा लिया, फिर आने वाले लोगों ने उन्हें मार डाला। इससे तीसरे गिल्ड के लोग क्रोधित हो गए और उन्होंने तुरंत विश्व चैट में उन्हें श्राप दे दिया। लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्हें श्राप देने दिया। वे गिल्ड क्षेत्र में ये देखने के लिए लौट आए कि इस बार उन्हें कौन सी अच्छी वस्तुएं मिली हैं। क्या कोई शरीर रक्षा वलय है? राहुल ने पूछा। नहीं, शरीर रक्षा वलय इतनी आसानी से गिरता नहीं, इसके बारे में सोचना भी मत। एक बर्फ की गर्जना है, एक योद्धा ने कहा। बस इतना ही। रहस्यों का अवलोकन भी हैरान था। ये सुबह के पुरस्कारों से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। सुबह एक जजमेंट, एक डॉग बुक और एक बॉडी प्रोटेक्शन रिंग गिरी थी। इस बार सिर्फ एक आइस रोअर ही क्यों गिरा? सुबह का कोई भी इनाम आइस रोअर से बेहतर होता है। इसका मतलब यह नहीं कि आइस रोअर बुरा है, लेकिन सुबह दिए गए इनाम बहुत अच्छे थे। इस बार सिर्फ एक ही दिया गया था और अंतर थोड़ा ज्यादा था। फिर भी वे इसे स्वीकार कर सकते थे। आइस रोअर कोई आम बात नहीं थी। फिलहाल गिल्ड में 10 से भी कम लोगों के पास आइस रोअर था। आइस रोअर वाले जादूगर खिलाड़ियों का नुकसान एक स्तर बढ़ जाता था। यह अब भी पुराना नियम था, गिल्ड नीलामी, जिसमें योगदानकर्ता मुनाफा बांटते थे। चूंकि राहुल ने इसे खोजा था और लोगों को भी लाया था, इसलिए सभी सहमत थे कि उसे आधा हिस्सा लेना चाहिए। वैसे आइए इस मेमोरी सेट का अध्ययन करें। मुझे लगता है कि अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो भविष्य में सबक हमारा होगा। जिले के भीतर रेत शहर की घेराबंदी का कई गिल्डों ने विरोध किया था। शीर्ष 10 गिल्डों में प्रतिस्पर्धा करने की ताकत थी। उन्होंने 3 हफ्तों से सबक नहीं जीता था। गठबंधन के साथ भी वे इसे जीत नहीं पाए थे, और अब मेमोरी सेट के साथ ये निस्संदेह एक बेहतरीन हथियार था। लोगों का एक समूह सीधे बेस पर घात लगा सकता था, लेकिन एक साथ बुलाए जाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी। इसके लिए कई लोगों के पास मेमोरी सेट होना जरूरी था, कम से कम 10 लोग, लेकिन फिलहाल उनके पास सिर्फ 2 मेमोरी रिंग थी और राहुल ने उनमें से एक खरीद भी ली थी। ठीक है, मैं तीसरे गिल्ड का मजाक उड़ाता हूँ। तुम लोग अपने वैकल्पिक खातों पर स्विच करो और वर्ल्ड चैट में मेमोरी रिंग इकट्ठा करो। जब तक उन्होंने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, हम जल्दी से उन्हें इकट्ठा कर लेंगे।
बाकी लोगों ने भी जवाब दिया। उनके गिल्ड में इस मामले के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार लोग थे, जिन्हें रसद कर्मचारी कहा जा सकता था। आमतौर पर गिल्ड सदस्यों के उपकरणों से जुड़ी हर चीज का प्रबंधन वे ही करते थे। जैसे ही वे वॉइस रूम से बाहर निकलने वाले थे, राहुल ने आश्चर्य से कहा, आह, क्या हुआ? ओवरलुक ऑफ मिस्ट्रीज ने पूछा। क्या आपको अखाड़ा खोलने के बाद कोई सूचना मिली? कौन सी सूचना? कमरे से बाहर जाने वाले बाकी लोगों ने भी उनकी बातचीत सुनी। पीक शोडाउन नेशनल ऑफलाइन टूर्नामेंट। चलो देखते हैं यह क्या चीज़ है। ज्यादातर लोग जो अपने फर्स्ट गिल्ड में शामिल हो सकते थे, वे पीक शोडाउन में प्रवेश कर सकते थे, और उनमें से कुछ की रैंकिंग भी ऊंची थी। उन सभी के पास हुनर था, वरना वे फर्स्ट गिल्ड कैसे बन पाते? गिल्ड रैंकिंग सिर्फ सदस्यों की युद्ध शक्ति पर आधारित नहीं होती। शंकर भी अखाड़े में दाखिल हुआ और अचानक एक पत्र सामने आया। उस पर क्लिक करने पर एक घोषणा दिखाई दी। प्रिय पीक शोडाउन खिलाड़ियों, कंपनी 3 महीने में बैटल ऑफ द पीक नाम से पीक शोडाउन ऑफलाइन टूर्नामेंट आयोजित करने जा रही है। इसे पढ़ते ही शंकर की सांसें तेज हो गईं। ये पीक शोडाउन ऑफलाइन टूर्नामेंट उसके लिए वाकई उपयुक्त था। फिलहाल पीक शोडाउन में उसकी रैंकिंग 7वें स्थान पर पहुंच गई थी। कल उसने अपने प्रतिद्वंदी को 3 हेल्थ पॉइंट्स के अंतर से हराया था, और अब आधिकारिक कंपनी वास्तव में एक ऑफलाइन टूर्नामेंट आयोजित करने जा रही थी। सबसे खास बात यह थी कि चैंपियन के लिए पुरस्कार थे। कंपनी ने कुल 38 लाख की इनामी राशि रखी थी। हालांकि इन 3 लाख में सभी शामिल थे। उसने अभी अभी देखा था कि केवल सोलो मैच ही नहीं, बल्कि 3v3 मोड के मैच भी थे। सबसे बड़ा इनाम 3v3 में प्रथम स्थान पाने वाले के लिए था, जिसे 10 लाख की इनामी राशि मिलती, जिसे पढ़कर उसके हाथ कांपने लगे। और सोलो प्रतियोगिता के लिए भी प्रथम स्थान पाने वाले के पास 5 लाख थे। ये 5 लाख थे। वह एक गरीब कॉलेज छात्र था। अगर लीजेंड न होता तो वह अब गेम खेलने का खर्च भी नहीं उठा पाता। अगर वह इनामी राशि जीत जाता तो यह उसके लिए एक सुनहरा मौका होता। वह अपनी बहन की हर जरूरत पूरी कर सकता था। उसने तैयारी करने का फैसला किया। भले ही उसे पहला स्थान न मिले, उसे दूसरा तो आना ही था। उसने एक पल सोचा, क्या उसे 3v3 मोड प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। सोचने के बाद उसने मना कर दिया। वह आमतौर पर अकेले ही द्वंद्व खेलना पसंद करता था और टीम बनाकर कम ही खेलता था। उसने 3v3 मोड ज्यादा नहीं खेला था। अगर वह उसके लिए भी साइन अप करता तो टीम के साथी ढूंढने और फिर उनके साथ तालमेल बिठाने में उसका ध्यान जरूर बन जाता। 3v3 मोड टीमवर्क पर बहुत ज्यादा निर्भर करता था। इतने विशेषज्ञों के जमावड़े में एक छोटी सी गलती भी हार का कारण बन सकती थी। दोनों की तैयारी करने से उसका ध्यान भी बढ़ जाता, इसलिए वह ऐसा नहीं कर सकता था। सिर्फ एक चीज पर ध्यान केंद्रित करके ही वह उसे अच्छी तरह से कर सकता था। बाद में उसने अनिच्छा से घोषणा फिर से पढ़ी। उसने पहली बार किसी गेम कंपनी को ऐसा करते देखा था। उन्होंने न सिर्फ खिलाड़ियों से पैसे खर्च नहीं करवाए, बल्कि खिलाड़ियों को पैसे भी दिए। यह कोई छोटी रकम नहीं थी। उन्होंने 38 लाख से ज्यादा की रकम खर्च की थी। उन्होंने घोषणा बंद की और वॉइस रूम में लौट आए। मैंने इसे पढ़ लिया है। क्या आप लोग इसमें हिस्सा लेंगे? शंकर ने पूछा। बिल्कुल, ये 5 लाख है, एक जादूगर ने कहा। छोड़ो, तुम और तुम्हारे 5 लाख। तुम लैनहोन को भी नहीं हरा सकते और तुम 5 लाख के बारे में सोच रहे हो। तुम्हारी कीमत सिर्फ 5 सेंट है। उनके करीब एक गिल्ड सदस्य ने कहा। ओवरलुक ऑफ मिस्ट्रीज भी वापस आया। मुझे लगता है कि यह एक अच्छा आयोजन है। मुझे लगता है कि अगर कियानमोयुन के हमारे सदस्य पुरस्कार मंच तक पहुंच पाते हैं तो ये हमारे लिए भी सम्मान की बात होगी। गिल्ड लीडर तुम्हारे बारे में बात कर रहा है, आइस फैंग। तुम्हारी पीक शोडाउन रैंकिंग बहुत ऊंची है। तुम तो 7वें स्थान पर भी पहुंच गए हो। क्या तुम फिर से पहला स्थान नहीं लाओगे? अब से गिल्ड लीडर लोगों को अपनी नाक से नीचे की ओर देखने दो। लोगों का एक समूह बातें कर रहा था और हंस रहा था, क्योंकि यह प्रतियोगिता पीक शोडाउन में भाग लेने वाले किसी भी खिलाड़ी के लिए खुली है। और एक बार पीक शोडाउन के खिलाड़ी अपने स्थानीय सव की रैंकिंग में आगे बढ़ जाते हैं तो वे इसमें भाग ले सकते हैं। कोई सीमा या ऐसा कुछ नहीं है। विक्की ने केवल पीक शोडाउन में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को ही भाग लेने की अनुमति देने का मुख्य कारण लोगों की विशाल संख्या थी। वर्तमान में प्रत्येक सव में 10,000 से ज्यादा लोग भाग ले सकते हैं और सैकड़ों सर्वरों के साथ लगभग आधे खिलाड़ी ही इसमें भाग ले सकते हैं। इसके अलावा इस घोषणा के जारी होने के बाद ये निश्चित रूप से बड़ी संख्या में खिलाड़ियों को अखाड़े की ओर आकर्षित करेगा और फिर और भी अधिक लोग भाग लेंगे। ये कल्पना की जा सकती है कि इस दौरान अखाड़ा बेहद लोकप्रिय होगा। खिलाड़ी अपने मिशन पूरे करने के बाद अखाड़े में ही रुकेंगे। विक्की को ये देखकर भी खुशी होती है। ज्यादा लोगों के साथ खेलने के और भी खास तरीके होंगे, ठीक उसी तरह जैसे उनकी स्मृति में उस किंवदंती के साथ जिसने खेल की अपनी समझ के आधार पर डबल ब्लेजिंग फायर का बीड़ा उठाया था। हालांकि इस प्रतियोगिता में सभी खिलाड़ियों के उपकरण समान होंगे, लेकिन उनके कौशल का पूरा उपयोग किया जाएगा, इसलिए अन्य खेल शैलियों को निश्चित रूप से विकसित किया जा सकता है।
इससे प्रतियोगिता के दर्शकों के आकर्षण में काफ़ी वृद्धि होगी। हो सकता है कि भविष्य में तकनीकी स्ट्रीमर उभर कर आएं और कुछ ब्लैक टेक रणनीतियां विकसित करें। तीसरे दिन लीजेंड एक बार फिर ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया और ऑनलाइन सर्च टर्म्स पर एक नज़र डालने पर इस पीक शोडाउन से जुड़े कई शब्द दिखाई दिए। $1 मिलियन की पुरस्कार राशि जैसी चीज़ों ने लीजेंड की लोकप्रियता को और भी बढ़ा दिया और पंजीकृत खिलाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती रही। जब विक्की ने दोबारा जांच की तो ऑनलाइन खिलाड़ियों की संख्या 13 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। ये सोमवार था, सप्ताहांत नहीं। कोई कल्पना कर सकता है कि इस शनिवार तक सैंड सिटी की घेराबंदी के दौरान ऑनलाइन खिलाड़ियों की संख्या 17 या 18 मिलियन तक पहुंच सकती है। इतना ही नहीं, कई गेम ब्लॉगर्स भी इस ट्रैफिक का फायदा उठाना चाहते थे, एक के बाद एक छोटे वीडियो पोस्ट कर रहे थे। लीजेंड के बारे में किसी भी पोस्ट पर क्लिक करने पर बड़ी संख्या में टिप्पणियां आती थीं। प्रथम स्थान का पुरस्कार वास्तव में 5 लाख है। यह इतना ज्यादा है। कंपनी गेमिंग उद्योग में सचमुच विवेक का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने न केवल एक मुफ्त लीजेंड बनाया, बल्कि इस बार उन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्रतियोगिता के लिए धन भी दिया। उन्होंने पुरस्कार राशि में 4 मिलियन, आयोजन स्थल और अन्य खर्चे भी शामिल किए, जिससे इस प्रतियोगिता की अनुमानित लागत लगभग 6 मिलियन हो गई। उन्होंने सचमुच पूरी कोशिश की। विवेक, गेमिंग उद्योग का उदय हो रहा है। सच कहूं तो क्या वे सचमुच इतना पैसा दे सकते हैं? मैंने पिछली बार देखा था कि उनके सारे सवा किराए पर हैं। इतने सारे खिलाड़ी होने के कारण रोजाना सवा का शुल्क ही काफ़ी खर्चा है और वे एक प्रतियोगिता भी आयोजित कर रहे हैं। मैं तो रो ही दूंगा। वाकई गेम की क्वालिटी बेहतरीन है और यह मुफ्त भी है। वे कभी कभी कुछ चीज़ें भी देते हैं जो कल्याणकारी योजनाएं देने जैसा है। कंपनी हमें सचमुच परिवार की तरह मानती है, कुछ दूसरे लोगों के उलट जो परिवार की बात तो करते हैं लेकिन अपनी दरांती किसी से भी तेज चलाते हैं। पोस्ट लगभग पूरी तरह से सकारात्मक समीक्षाएं थीं, कभी कभार आने वाली नकारात्मक टिप्पणियों को दूसरे लोग खदेड़ देते और कोसते। इस बीच प्रकाश स्टूडियो की इमारत में प्रेसिडेंट लिन बैठे थे, उनके सामने डिजाइनर चेन मिंग थे। कुछ समय पहले मैंने लोगों से लीजेंड का गहन विश्लेषण करवाया था और उनके सारे गेम प्ले और कोड की नकल करवाई थी। अब मैं चाहता हूं कि आप उनके गेम के आधार पर उसमें सुधार करें और फिर उसे लॉन्च करें, प्रेसिडेंट लिन ने आज्ञाकारी स्वर में कहा। साहित्यिक चोरी, डिजाइनर चेन मिंग ने भौहें चढ़ाईं। वह सचमुच कोई साहित्यिक चोरी वाला गेम नहीं बनाना चाहते थे। क्या तुम तैयार नहीं हो? राष्ट्रपति लिन ने उससे पूछा। मैं ऐसा नहीं करना चाहता, डिजाइनर चेन मिंग ने सच्चाई से कहा। राष्ट्रपति लिन ने उसकी ओर देखा। क्या तुम्हें पता है कि अब तुम्हारी प्रतिष्ठा कैसी है? खासकर लीजेंड खिलाड़ी, उन्होंने तुम्हारा बहिष्कार करना शुरू कर दिया है, ये कहते हुए कि तुम बस किस्मत वाले हो। लेकिन अब तुम्हें बस गेम बनाना है। फिर स्वाभाविक रूप से बड़ी संख्या में खिलाड़ी होंगे, साथ ही तुम्हारे पुराने वफादार खिलाड़ी भी, और तुम तुरंत देश में एक बेहद लोकप्रिय गेम डिजाइनर बन जाओगे। तुमने लीजेंड की लोकप्रियता भी देखी है। उस समय हम ये भी घोषणा करेंगे कि हम एक मुफ्त गेम बना रहे हैं। अपनी शक्ति से हम पहले ही दिन 10 करोड़ से ज्यादा ऑनलाइन खिलाड़ियों का रिकॉर्ड भी बना सकते हैं। यह अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय होने का एक अवसर है। तुम अब भी किस बारे में सोच रहे हो? राष्ट्रपति लिन के समझाने के बावजूद डिजाइनर चेन मिंग विचलित रहे, चुपचाप बैठे रहे। इन दिनों वह लीजेंड, उसके गेम प्ले और उसके संतुलन का अध्ययन कर रहे थे। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि उनसे कहाँ गलती हुई थी। एक गेम एक मॉड्यूल नहीं होता, अन्य कारकों पर भी विचार किया जाना चाहिए। फिर वह खड़ा हुआ। कृपया किसी और से इसे करवाने की व्यवस्था करें। बिना चुनौती के खेल मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। ये कहने के बाद वह कार्यालय से बाहर चला गया। अध्यक्ष लिन ने उसकी पीछे हत्ती पीठ को देखा, एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे सांस छोड़ी। अगर डिजाइनर चेन मिंग इसे नहीं करना चाहते थे तो उनके पास किसी और से इसे करवाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह गूस फैक्ट्री की नकदी गायों में से एक थे और उन्हें डांटा नहीं जा सकता था। अगर डिजाइनर चेन मिंग चले गए, वह निश्चित रूप से अपने साथ खिलाड़ियों का एक समूह ले जाएगा, जो गूज फैक्ट्री के लिए काफी नुकसान होगा। इसके बाद प्रेसिडेंट लिन ने एक फोन किया। कुछ ही देर बाद चश्मा पहने एक 30-40 साल का आदमी अंदर आया। प्रेसिडेंट लिन, आपने मुझे बुलाया था। वह आदमी गूज फैक्ट्री में एक गेम डिजाइनर भी था। बाहर उसकी कोई खास पहचान नहीं थी, लेकिन गूज फैक्ट्री के ज्यादातर लोग उसे जानते थे। लियू कैफेंग, गूज फैक्ट्री का साहित्यिक चोरी का उस्ताद। जब भी गूज फैक्ट्री किसी गेम की साहित्यिक चोरी करना चाहती थी तो लियू कैफेंग को आगे आने के लिए कहते थे। वह साहित्यिक चोरी में माहिर था। कोड बिल्कुल अलग था, फिर भी दोनों गेम लगभग एक जैसे थे। उसकी ताकत साफ दिखाई दे रही थी। वह प्रेसिडेंट लिन के लिए भी एक अहम खिलाड़ी था। पिछली बार प्रेसिडेंट लिन ने उसे लीजेंड की जांच करने के लिए भी कहा था, पहले लीजेंड से कोड निकालने के लिए और फिर एक नकली गेम बनाने के लिए। मैंने तुम्हें जो काम सौंपा था वह कैसा चल रहा है? प्रेसिडेंट लिन ने तुरंत पूछा।
बुनियादी कोड लगभग पूरा हो गया है, लेकिन कुछ विवरण अभी पूरे करने बाकी हैं। क्या यह अभी भी पहले जैसा ही है? लियू कैफेंग ने सिर हिलाया। हाँ, कोड बिल्कुल अलग है और गेम का गेमप्ले भी बदलेगा। हमारी टीम काम कर रही है और साथ ही लीजेंड के आधिकारिक चैनलों से खिलाड़ियों की टिप्पणियों पर भी नज़र रख रही है। हमने कुछ खिलाड़ियों के सुझावों के आधार पर बदलाव भी लागू किए हैं, यानी हमने लीजेंड की कमियों को दूर किया है, जिससे गेम खिलाड़ियों के लिए ज़्यादा सुविधाजनक हो गया है। अध्यक्ष लिन ने लियू कैफेंग के काम से बहुत संतुष्ट होकर सिर हिलाया। क्या आपको लीजेंड की ऑफलाइन प्रतियोगिता के बारे में पता है? मुझे आज सुबह ही पता चला। आपकी क्या राय है? ये तरीका देश में पहली बार है और इसमें इनामी राशि भी है। अच्छा खेलने पर अच्छी खासी इनामी राशि मिल सकती है, जिसकी ज़्यादातर खिलाड़ियों में चर्चा हो रही है। यहाँ तक कि जो लीजेंड नहीं खेलते वे भी इस पर ध्यान देने लगे हैं। इस तरह कुछ ही दिनों में ये काफ़ी ट्रैफिक आकर्षित करेगा और मेरे अनुभव के आधार पर लीजेंड के सफल होने की संभावना है। प्रतियोगिता के दौरान ट्रैफिक की एक बड़ी लहर आएगी, शायद अभी से भी ज़्यादा, शायद कई गुना ज़्यादा। लियू कैफेंग की बात सुनकर अध्यक्ष लिन ने भी सिर हिलाया। मेरे विचार भी आपके जैसे ही हैं। क्या आपको लगता है कि यह संभव है? कोई बात नहीं, मैंने डिज़ाइनर चेन मिंग से पहले ही खास तौर पर पूछा था और उन्होंने मुझे अपने असफल अनुभवों के बारे में भी बताया था, इसलिए मेरा ध्यान अखाड़े पर है। तब तक जब लीजेंड ये प्रतियोगिता आयोजित करेगा, तब हमारे पास भी अनुभव होगा और हम जल्दी ही अपनी प्रतियोगिता शुरू कर सकेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट लिन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आपका अनुमान है कि इसे कब लॉन्च किया जा सकेगा? लगभग 3 से 5 महीने, लेकिन यह विशिष्ट समय सीमा पर भी निर्भर करता है। ठीक है, आप इसे संभाल लीजिए, ज़्यादा देर मत कीजिए। इस बार आप मुख्य डिज़ाइनर होंगे और मैं आपको सबके सामने लाने की योजना बना रहा हूँ। ये सुनकर लियू कैफेंग तुरंत खड़े हो गए। धन्यवाद प्रेसिडेंट लिन, अब आप काम पर वापस जा सकते हैं। ये खबर कई दिनों तक ऑनलाइन प्रसारित होती रही, फिर धीरे धीरे कम होती गई। हालांकि लीजेंड खिलाड़ियों के बीच यह अभी भी बहुत लोकप्रिय थी और ज़्यादातर लोग अब अखाड़े में उमड़ पड़े थे। खासकर वे खिलाड़ी जिनकी रैंक अभी भी सिल्वर थी, वे गोल्ड तक पहुंचना चाहते थे और फिर पीक शोडाउन में प्रवेश करना चाहते थे। वाइल्ड मॉन्स्टर मैप्स में लोगों की संख्या कम हो गई थी और अब पहले जैसा नहीं रहा, जहां एक छोटा सा मॉन्स्टर पैदा होने के 5 मिनट के भीतर ही मारा जाता था। केवल बॉस क्षेत्रों पर ही अब भी प्रमुख गिल्डों का कब्जा था, बाकी सब अपेक्षाकृत सामान्य था। ये पूरे 1 हफ्ते तक चलता रहा, खिलाड़ियों का पूरा ध्यान अखाड़े पर ही रहा। हालांकि इस हफ्ते लीजेंड खिलाड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। शनिवार तक ऑनलाइन खिलाड़ियों की संख्या 18 मिलियन से ज़्यादा, लगभग 19 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। लेकिन इसके परिणामस्वरूप पीवीई गतिविधियां कम हो गईं, बाहरी लड़ाइयां कम हुईं और स्वाभाविक रूप से वस्तुओं वगैरह की खपत भी कम हो गई। रामू विक्की के कार्यालय में आया। बूढ़े जू, मुझे लगता है कि तुम्हारा फैसला शायद थोड़ा गलत था। विक्की ने ऊपर देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? समस्या कहाँ से आए? सोमवार से हमारी आय में काफ़ी गिरावट आने लगी। शुरुआत में हमारी दैनिक आय 7 से 8 लाख थी, कभी कभी 10 लाख से भी ज़्यादा, लेकिन सोमवार से यह 5 लाख से भी कम हो गई है। 5 लाख प्रतिदिन? विक्की ने रामू की ओर देखा। क्या यह अभी भी बहुत कम है? ऐसा नहीं है कि खिलाड़ी पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, हम हर दिन पैसा गंवा रहे हैं। लेकिन आधी से भी कम आय ने रामू को ऐसा महसूस कराया जैसे वे पैसा गंवा रहे हों। विक्की ने एक पल सोचा, ये ठीक नहीं होगा। उन्हें एक इवेंट शुरू करना था। पहले लगभग हर आधे महीने में अपडेट होते थे और पिछले हफ्ते 4 विशेष रिंगों का अपडेट हुआ। अगर वे इस बार फिर से उपकरण अपडेट करते तो ये बहुत तेज़ होता। बहुत तेज़ गति से खिलाड़ी खेल के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते और संभवतः खेल से ऊब जाते। हालांकि इवेंट एक अपवाद थे। उपकरण जैसी चीज़ों की तुलना में खिलाड़ी इवेंट द्वारा उत्पादित उपकरणों और वस्तुओं को ज़्यादा पसंद करते थे और वह खेल में ज़्यादा दखलंदाजी नहीं कर सकता था, इसलिए वह सिर्फ यही तरीका अपना सकता था। तो उन्हें किस तरह के इवेंट का इस्तेमाल करना चाहिए? अपने पिछले जीवन में लीजेंड में कई इवेंट होते थे, लेकिन ज़्यादातर पे टू विन इवेंट थे। विकी उन पे टू विन इवेंट को नहीं अपनाएगा। एक बार जब किसी इवेंट में पे टू विन के कई तत्व शामिल हो जाते हैं तो खेल का स्वाद ही बिगड़ जाता है। इसके अलावा उसका लीजेंड इस दुनिया का पहला असली फ्री टू प्ले गेम था, इसलिए इस बात की संभावना और भी कम थी कि वह अपनी कब्र खुद खो दे। इसके लिए उसे धीरे धीरे सोचना पड़ा उसे कौन सा इवेंट इस्तेमाल करना चाहिए। अगर उसे खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाना था तो उसे एक ऐसे इवेंट की ज़रूरत थी जिसमें पीके और राक्षस शिकार दोनों की अनुमति हो। इसके लिए बाहरी लड़ाई की भी ज़रूरत थी जिसमें सभी खिलाड़ी भाग ले सकें। कैसा रहेगा ओल्ड जू, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? विक्की ने सिर हिलाया। मेरे पास पहले से ही एक आइडिया है। अगले वीकेंड ठीक 2 हफ्ते बाद होगा और मैं एक इवेंट शुरू करने की योजना बना रहा हूँ। तुम्हें इतनी जल्दी एक अच्छा आइडिया मिल गया, जैसी तुमसे उम्मीद थी।
क्या इसका मकसद खिलाड़ियों को पैसे खर्च करवाना है? विक्की ने उस पर आंखें घुमाईं। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, खिलाड़ियों को पैसे खर्च करने के लिए मत उकसाओ, इससे उन्हें घृणा होगी। तुम्हें खिलाड़ियों को स्वेच्छा से पैसे खर्च करने के लिए मजबूर करना होगा, और खर्च करने के बाद उन्हें तुम्हारी तारीफ भी करनी चाहिए। यही तो एक मुफ्त गेम बनाने का असली सार है, समझे? मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इसमें शामिल तरकीबें समझ नहीं पा रहा। मेरा सुझाव है कि तुम अपना चश्मा सोने के फ्रेम वाला लगा लो, इस तरह तुम्हारे बुरे इरादे जाहिर हो जाएंगे। विक्की का चेहरा काला पड़ गया। उसे सबक सिखाए हुए काफी समय हो गया था। रामू फिर से बेचैन हो रहा था। अच्छा, आयोजन स्थल की तैयारियां कैसी चल रही हैं? अभी तो चल रही हैं, लेकिन मैंने कुछ जगहें पहले ही बुक कर ली हैं। मैं कुछ दिनों में जाकर उन्हें देखूंगा और फिर हम सबसे उपयुक्त जगह चुन लेंगे। करीब आधे महीने में सब कुछ तैयार हो जाना चाहिए। एक बार आयोजन स्थल तय हो जाए तो बाकी सब आसान हो जाएगा। ठीक है। जल्दी ही दूसरा शनिवार आ गया और विक्की ने पहले ही आयोजन की तैयारी कर ली थी। उसने काफी सोच विचार के बाद एक अच्छा आयोजन चुना था, मॉन्स्टर सीज। यह आयोजन उस जमाने में बेहद लोकप्रिय रहा होगा, और विक्की ने इसमें कुछ बदलाव भी किए थे ताकि खिलाड़ियों की रुचि बनी रहे। भले ही वे खिलाड़ी अखाड़े में पूरी तरह डूबे हुए हों, मॉन्स्टर सीज के बारे में जानने के बाद वे जरूर बाहर निकलेंगे और आयोजन में भाग लेंगे। आयोजन का समय आज रात था, जब सैंड सिटी की घेराबंदी समाप्त हुई। राहुल ने भी अपनी लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी थी। आज फिर शनिवार था। पिछले कुछ दिनों से वह पीक शोडाउन की तैयारी कर रहा था। उसकी अथक मेहनत के बाद उसकी पीक रैंकिंग अब 2000 के पार पहुंच गई थी। रैंकिंग में इस कुछ 100 की कमी को कम मत आंकिए। उसने यहाँ सैकड़ों मैच खेले थे और पीक शोडाउन में इतने सारे लोगों के खेलने के कारण ये पहले से ही अच्छा था कि उसे बाहर नहीं किया गया। उसने पहले ही इस हफ्ते शीर्ष 1000 में जगह बनाने के बारे में सोचा था, लेकिन उनकी उम्मीदें धराशायी हो गईं। वहाँ बहुत सारे कुशल और योग्य लोग थे। कुछ लोगों ने नई गेम प्ले शैलियों पर भी शोध किया था जो उसने देखी थी, लेकिन वे सब बेकार थीं। जो लोग शीर्ष 10,000 में पहुंच पाए, वे सभी प्रत्येक 100 के शीर्ष खिलाड़ी थे। ये सब ताकत का मामला था। हालांकि भाग्य भी एक भूमिका निभाता था, और भाग्य भी ताकत का एक घटक था। उसे खुद ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन उनके गिल्ड में एक दुर्जय खिलाड़ी था। शंकर भी इन दिनों लगातार खेल रहा था और अब तीसरे स्थान पर पहुंच गया था। पहले स्थान से उसका अंतर केवल 10 अंकों का था। शुरुआत में पीक शोडाउन में स्कोर ज्यादा नहीं थे। पहले स्थान पर केवल 800 से ज्यादा अंक थे, लेकिन अब ये सीधे 1100 तक पहुंच गया था। ज्यादा खिलाड़ियों के साथ स्कोर स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे बढ़ेंगे। जब उसने गेम इंटरफेस खोला तो उसने उसे अपडेट करने के लिए प्रेरित किया। एक और अपडेट। इस बार कौन सी अच्छी चीजें अपडेट की जाएंगी? अपडेट के बाद उसने घोषणा देखी। यह अपडेट एक इवेंट गेम प्ले पेश करेगा। कृपया गेम के भीतर विशिष्ट सुराग खोजें। और फिर नीचे अपडेट के लिए दिए गए इनाम की सूची थी। क्या हो रहा है? राहुल भी हैरान था। किसी इवेंट अपडेट के लिए खिलाड़ियों को उसे खुद ढूंढना कब जरूरी हो गया? ऐसा मोड देखना उसके लिए पहली बार था। ये वाकई अजीब था। हालांकि इससे उसकी जिज्ञासा भी जागी। वह सोच रहा था कि इस बार कौन सा अच्छा इवेंट आएगा। अगर उसे ठीक से याद है तो ये कंपनी का पहला इवेंट होना चाहिए, है ना? चूंकि यह पहला इवेंट था तो इसमें जरूर कुछ रोमांचक होगा। फिर उसने अपने लाइव स्ट्रीम में पूछा कि क्या किसी को पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन किसी को भी स्थिति का पता नहीं था। वे भी इसे पहली बार देख रहे थे, तो वे इस इवेंट का मतलब या यहाँ तक कि इसका नाम कैसे जान सकते थे? इससे अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो गया था। वे केवल वही देख पा रहे थे जो कंपनी खेल रही थी। न केवल वे, बल्कि दूसरे खिलाड़ी भी हैरान थे। उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के पता ही नहीं था कि यह इवेंट क्या है, और उन्हें इसे खेल में ढूंढना था। इसे ढूंढना कितना आसान हो सकता है। हालांकि खिलाड़ियों को इस तरीके से कोई परेशानी नहीं हुई। इसके बजाय कुछ खिलाड़ी खेल में सुराग ढूंढने लगे कि क्या कुछ है, लेकिन ज्यादातर खिलाड़ी अपने इनाम लेने के बाद अपने बॉक्स खोलने लगे। इसी तरह रात का समय आ गया। जैसे ही रेतनगर की घेराबंदी का आयोजन शुरू हुआ, पहले संघ जियानमुयुन के लोग भी मानचित्र में प्रवेश करने लगे। इस बार ओवरलुक ऑफ मिस्ट्रीज ने एक विस्तृत योजना तैयार की, क्योंकि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि दूसरे संघ ने शहर की रक्षा करने की योजना बनाई है, और उन्होंने तीसरे संघ और पांचवें संघ के साथ भी गठबंधन किया है। इन तीनों संघों के गठबंधन ने उनकी ताकत को तुरंत बहुत ऊंचा स्तर पर पहुंचा दिया, जब तक कि बाकी सभी संघों ने भी गठबंधन नहीं बना लिया। हालांकि खेल के नियमों के अनुसार एक संघ अधिकतम 3 संघों के साथ ही गठबंधन कर सकता था, इसलिए उनकी वर्तमान ताकत सतह पर सबसे अधिक थी। ओवरलुक ऑफ मिस्ट्रीज और उनके लोगों ने 2 संघों, चौथे संघ और 7वें संघ के साथ भी गठबंधन किया। केवल संघ की ताकत को देखते हुए वे निश्चित रूप से नहीं जीत सकते थे। आजकल रेतनगर की घेराबंदी लगभग कभी भी एक संघ द्वारा नहीं लड़ी जाती। कई संघ हमेशा एक साथ गठबंधन करते हैं।
पहले जिले में ऐसे 4 गठबंधन थे। फिर भी लड़ाई बेहद भीषण थी, जो सैंड सिटी की घेराबंदी की शुरुआत से लेकर उसके अंत तक जारी रही। लेकिन इस बार वे अलग थे। अब जब उनके पास मेमोरी सेट था तो सब कुछ बदल गया। पिछले हफ्ते के दौरान अपने प्रयासों से उन्होंने न केवल एक और मेमोरी रिंग हासिल की, बल्कि एक खरीद भी ली। अब उनके पास 5 मेमोरी सेट थे। 50 लोग किसी भी महत्वपूर्ण क्षण में युद्ध की स्थिति को सीधे पलट सकते थे, जिससे उन्हें इस बार सबक पर कब्जा करने का पूरा मौका मिल गया। हालांकि मेमोरी सेट की खबर अभी भी पूरी तरह से छिपाई नहीं जा सकी। हालांकि राहुल ने पिछली बार लाइव स्ट्रीम तुरंत बंद कर दी थी। दर्शकों ने मोटे तौर पर अंदाजा लगा लिया था कि क्या हुआ था। तीसरे गिल्ड के अल्टीमेट बॉस को चुराने के तथ्य के साथ कई खिलाड़ियों का मानना था कि मेमोरी सेट का इस्तेमाल टीम के साथियों को बुलाने के लिए किया जा सकता है। जिला 1 के पास फिलहाल मेमोरी रिंग नहीं थी, लेकिन दूसरे जिलों के पास थी, इसलिए कुछ खिलाड़ियों ने इसका परीक्षण किया, लेकिन किसी ने भी विवरण नहीं बताया। वे सभी सैंड सिटी की इस घेराबंदी के दौरान एक आश्चर्यजनक हमला करने के लिए मेमोरी सेट पर भरोसा करने की योजना बना रहे थे। आखिरकार 8 बज गए और सैंड सिटी की घेराबंदी शुरू हो गई। जैसा कि अपेक्षित था, विभिन्न गठबंधनों ने जमकर युद्ध किया और यहां तक कि शाही महल भी लोगों से खचाखच भरा हुआ था। जब समय शुरू हुआ तो दूसरा गिल्ड शाही महल पर कब्जा कर चुका था और उसके गिल्ड के सदस्य अंदर थे। बाहर 2 सहयोगी गिल्ड मिलकर प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहे थे, जिससे दूसरों का अंदर जाना लगभग असंभव हो गया था। खासकर आखिरी 10 मिनटों में लड़ाई अटूट थी। खिलाड़ी जैसे ही होश में आते, अंदर घुस आते। इस समय जिला 1 के कई लोग जो मेमोरी सेट पहने हुए थे, शाही महल के अंदर थे। वे पूरे समय वहां छिपे रहे थे, अपने साथियों को वहां बुलाने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहे थे। इस बार जो टीम इकट्ठी हुई थी वह वही थी जो पिछली बार अल्टीमेट बॉस के लिए लड़ी थी, जिसमें गिल्ड के शीर्ष खिलाड़ी शामिल थे। जब केवल 3 मिनट बचे थे तो शाही महल के अंदर ज्यादा लोग नहीं बचे थे, ज्यादातर लोग बाहर थे। उन्होंने जांच की और पाया कि शाही महल के अंदर अब केवल 70 या 80 लोग थे और उनमें से कुछ दूसरे गिल्ड के थे। वे सभी दूसरे गिल्ड के सदस्य नहीं थे। यह मौका देखकर 5 लोगों ने तुरंत मेमोरी सेट प्रभाव सक्रिय कर दिया और उनकी टीम के सदस्य तुरंत वहां पहुंच गए। वे शाही महल के कोने से सीधे बाहर निकल आए, जिससे अंदर मौजूद लोग भ्रमित हो गए। इतने सारे लोग अचानक कहां से भाग गए? क्या आपने दिव्य ड्रैगन को बुलाया था? उन्होंने पहले झंडा थामे हुए व्यक्ति को मार डाला और अब शाही महल उनका था। इसके बाद उन्होंने बाकी लोगों को खदेड़ दिया। 60 लोगों ने 1 मिनट से भी कम समय में बचे हुए आधे खिलाड़ियों को बाहर कर दिया। तभी बाहर मौजूद लोगों ने प्रतिक्रिया दी और हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन अभी 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा समय बचा था। झंडा अब राहुल के हाथ में था। इतने सारे लोग दौड़े चले आ रहे थे कि वे खुद को रोक नहीं पाए, इसलिए राहुल बस भाग गया। उसे बस उस आखिरी मिनट तक डटे रहना था। हालांकि उसकी ताकत शंकर जितनी नहीं थी, लेकिन उसकी चाल ढाल की तकनीक बेहतरीन थी। पिछली बार भीड़ के बीच से भागकर अल्टीमेट बॉस की सेहत की जांच करके सुरक्षित वापस लौटना उसके हुनर का सबूत था। दूसरों ने उसे रोक रखा था, इसलिए उसे बस भागना था। मिनट जल्दी बीत गया और इस बार उन्होंने सबक जीत लिया। लगातार 2 बार चोरी होने से थर्ड गिल्ड भड़क गया। अब उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि जियानमुयुन गिल्ड कौन सा तरीका अपनाएगा जो सबसे ज्यादा निराशाजनक था। समय समाप्त होने पर वे मुख्य शहर लौट आए और वॉइस चैट हंसी और जयकारों से गूंज उठी। वे मुझे पकड़ना चाहते थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं। ये बहुत मज़ेदार है। ठीक है, क्या आज के अपडेट में यह नहीं बताया गया था कि कोई इवेंट होगा? वह कहाँ है? 9 बज चुके हैं और कुछ भी सामने नहीं आया है। क्या अधिकारी ने झूठी जानकारी जारी की है? किसी ने वॉइस रूम में पूछा। मुझे नहीं पता, मैं सारा दिन ढूंढता रहा लेकिन कुछ नहीं मिला। तार्किक रूप से चून की कोई अपडेट आया था। 50 मेगाबाइट से ज्यादा का अपडेट तो कोई इवेंट जरूर होगा। तो फिर अभी तक कुछ बदला क्यों नहीं है? ओवरलुक ऑफ मिस्ट्रीज ने फिर कहा, चून की कंपनी ने हमें खेल पर ध्यान देने के लिए कहा था। क्या आज खेलते समय आप में से किसी ने कुछ असामान्य देखा? असामान्य? बाकी खिलाड़ी आज जो हुआ था उसे याद करने लगे। लैन होंग ने माइक पर कहा, क्या आपने गौर किया है कि आज के राक्षस पहले से ज्यादा शक्तिशाली लग रहे हैं? कैसे? आमतौर पर एक छोटे राक्षस की हमले की सीमा सिर्फ 3 शरीर की लंबाई की होती है, लेकिन आज मैं उस राक्षस से 5 शरीर की लंबाई की दूरी पर था और फिर भी वह मेरे पास आया और मुझ पर हमला कर दिया। लैन होंग की यह बात सुनकर बाकी खिलाड़ी भी सहमत हो गए। आज ये सच था, जंगली राक्षस थोड़े बेतुके थे। पहले तो उन्हें लगा कि कंपनी ने जंगली राक्षसों की हमले की सीमा बढ़ा दी है, लेकिन फिर उन्होंने सोचा अगर यह सचमुच बढ़ा दी गई है तो कुछ न कहने के बजाय जरूर कोई घोषणा होगी। चुपके से बदलाव से खिलाड़ियों में असंतोष जरूर होगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है। क्या यह आज की घटना हो सकती है? हालांकि ये बहुत आसान लगता है। मुझे नहीं लगता, जरूर कुछ और होगा।
चून की जंगली राक्षस भी इतने असामान्य व्यवहार कर रहे हैं तो लगता है कि यह घटना राक्षसों से जुड़ी है। गिल्ड के सदस्यों ने अनुमान लगाया, उन्हें लगा कि यह घटना साधारण नहीं थी। रहस्यों का अवलोकन भी बोला, चून की यह आज की घटना है, इसलिए यह अगले कुछ घंटों में अवश्य दिखाई देगी। हमें चारों ओर देखना चाहिए कि कहीं हमसे कुछ छूट तो नहीं गया। भाइयों, अभी लॉग ऑफ मत करना। जैसे ही वे बात कर रहे थे, खेल में एक लंबी खींची हुई ध्वनि गूंजी। यह एक हॉर्न की ध्वनि थी जो खेल में भी मौजूद थी। उन्होंने इसे पहले रेत शहर की घेराबंदी के दौरान सुना था। लेकिन क्या रेत शहर की घेराबंदी पहले ही समाप्त नहीं हो गई थी? फिर भी यह ध्वनि क्यों थी? उसी क्षण उन्होंने देखा कि पूरे खेल में तेज हवाएं चलने लगी और उसके बाद उनकी स्क्रीन पर रेत के तूफान जैसी पीली रेत दिखाई देने लगी। ये दृश्य लगभग 10 सेकंड तक ही रहा और फिर गायब हो गया। इसके तुरंत बाद उन्होंने बड़ी संख्या में जंगली राक्षसों की दहाड़ सुनी। क्या हो रहा है? वॉइस रूम में सभी लोग दंग रह गए। यह आज की लीजेंड घटना हो सकती है, ओवरलुक ऑफ मिस्ट्रीज ने कहा। बाकी लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा था। ये कैसी घटना थी? वे पहले से ही मुख्य शहर के बाहर बड़ी संख्या में जंगली राक्षसों को प्रकट होते देख सकते थे। जैसे ही आखिरी दहाड़ धीमी हुई, सभी खिलाड़ियों के स्क्रीन पर एक घोषणा दिखाई दी। राक्षस घेराबंदी। रात के 9 बजे और रात के 10 बजे के बीच मुख्य शहर के बाहर बड़ी संख्या में जंगली राक्षस प्रकट होंगे जो शहर और खिलाड़ियों दोनों पर हमला करेंगे। नोट: राक्षस घेराबंदी के दौरान जंगली राक्षसों के गुण सामान्य जंगली राक्षसों से भिन्न होंगे। ये घोषणा देखकर सब दंग रह गए। क्या यह आज की घटना थी? अधिकारी सचमुच अपनी सांस रोककर रखना जानते थे, इसलिए अब जाकर घटना का खुलासा हुआ। हे भगवान, मुझे एक स्कारलेट मून बॉस दिखाई दे रहा है, और वह भी एक से ज्यादा। कोई चिल्लाया। आज की यह घटना तो बहुत ही चौंकाने वाली है। हॉर्न की आवाज बंद होने के बाद बड़ी संख्या में जंगली राक्षस धीरे धीरे मुख्य शहर की ओर बढ़े। जूम करके देखा तो बाहर जंगली राक्षसों का घना समूह था। जितने भी राक्षस उन्होंने देखे थे, चाहे वे छोटे मॉब हो या बॉस, वे सभी उनमें शामिल थे। बस थोड़ी सी अफसोस की बात थी कि अल्टीमेट बॉस नहीं दिखा, वरना हर कोई उसे तुरंत लेने दौड़ पड़ता। फिर भी खिलाड़ियों ने उसे देखकर सदमे से प्रतिक्रिया व्यक्त की। प्रमुख गिल्ड अपनी सेनाएं संगठित करने लगे और राक्षसों की ओर धावा बोलने लगे। यह एक मौका था। छोटे मॉब की तो बात ही छोड़िए, उन्होंने कम से कम 100 बॉस देखे, और कौन जाने वे कुछ अच्छी चीजें गिरा दें। ये बड़े गिल्ड बॉस छीनने गए, जबकि छोटे गिल्ड भले ही उन्हें मांस न मिले, कम से कम थोड़ा सूप तो जरूर मिलेगा। राहुल ने सबसे पहले वुमा आर्कॉन को देखा। यह आर्कॉन मेरा है, मैं देखना चाहता हूं कि इस राक्षसी घेरे में बॉस कैसे होते हैं, उसने कहा। फिर दौड़कर बाहर आया और आर्कॉन के सामने पहुंचा। इसमें 30,000 HP क्यों है? राहुल हैरान सा लग रहा था। आमतौर पर तो इसका HP 8,000 से ज्यादा ही होता था, तो अब इसका HP इतना ज्यादा क्यों था? 10,000 HP के साथ उसके पास अभी भी उससे लड़ने का मौका था, लेकिन 30,000 HP के साथ वह इससे कैसे लड़ता? नहीं, इस बॉस का HP बार इतना ऊंचा है। इस वुमा आर्कन के पास तो वाकई 30,000 HP है। ये तो बेतुका है। अरे, नुकसान भी बहुत ज्यादा है। इसने मुझे एक ही बार में 60 HP का शिकार बना दिया। जल्दी करो और मदद करो, राहुल ने बेचैनी से कहा। वह सबसे पहले बाहर भागा और पिट गया। कोई और ऐसा नहीं करता। बाकी लोग भी अवाक रह गए। वह बिना कुछ समझे लापरवाही से बाहर भाग गया और लगभग खत्म हो गया। 1 दर्जन लोग भागकर बाहर आए और राहुल के साथ लड़ने लगे। ओवरलुक ऑफ मिस्ट्रीज ने वॉइस चैट रूम में कहा, चलो कुछ बॉस को पकड़ने को प्राथमिकता देते हैं, हमें छोटी भीड़ की जरूरत नहीं है। हर टीम में 30 लोग, एक बॉस को ढूंढो और उससे लड़ो। अगर कोई उसे चुराने की कोशिश करे तो उसे मार डालो। ओवरलुक ऑफ मिस्ट्रीज की बातें सुनकर वे जल्दी से कई समूहों में बढ़ गए। वे पहले भी सहयोग कर चुके थे, इसलिए वे इस तरह के आयोजन के लिए जल्दी से ढल गए। उन्होंने शहर के पश्चिमी हिस्से में रहना चुना। हालांकि उन्हें लड़ने के लिए अलग होना पड़ा, लेकिन वे बहुत दूर नहीं बिखरे, इसलिए अगर कोई छीनने आए तो भी वे एक दूसरे पर नजर रख सकते थे। इससे ये भी सुनिश्चित हुआ कि उनका गिल्ड इस क्षेत्र पर कब्जा कर सके। उन्हें एक बॉस को हराने में 10 मिनट लगे, और वह भी 40 लोगों के समूह के साथ। वहां अभी भी कुछ उच्च स्तरीय बॉस थे जिनका HP अभी भी आधा था। खिलाड़ी इस बात पर भी अफसोस कर रहे थे कि यह आयोजन थोड़ा मुश्किल था। बॉस को हराने के बाद राहुल चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं गिरा। हालांकि सोने के सिक्के बहुत गिरे। एक बॉस ने 50,000 सोने के सिक्के गिराए। स्वाभाविक रूप से उसके पास सोने के सिक्कों की कमी नहीं थी। अगर उसे सोने की जरूरत होती तो उसे बस वर्ल्ड चैट में इसका जिक्र करना होता और लोग उसे बेच देते, या वह सोना पाने के लिए कुछ उच्च स्तरीय वस्तुएं बेच सकता था। उसे बस उच्च स्तरीय उपकरण चाहिए थे। हाय भाइयों, यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है, राहुल ने लाइव स्ट्रीम में कहा। उसने दर्शकों की संख्या पर नजर डाली। अब सिर्फ 1,000 से थोड़े ज्यादा क्यों थे? क्या पहले यह 1 लाख से ज्यादा नहीं थे?
बुलेट कमेंट्स भी गूंज रहे थे। ये कार्यक्रम रात 10 बजे क्यों है? मैं अभी भी ओवरटाइम कर रहा हूँ। बिल्कुल, मेरे पास सोने के सिक्के बहुत कम हैं, लेकिन मैं अभी लॉग इन नहीं कर सकता। कितना बड़ा नुकसान है। ये 50,000 सोने के सिक्के हैं, अगर आपको नहीं चाहिए तो मुझे दे दो। राहुल हंसा। ऐसा लग रहा था कि वे लोग कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वापस भागे थे। बाकी लोग वे थे जो लॉग इन नहीं कर पाए थे। जैसे ही वे बॉस से लगभग निपट चुके थे, इस इलाके में ज्यादा राक्षस नहीं बचे थे और दूर से एक और हॉर्न की आवाज गूंजी। यह आवाज सुनकर सभी खिलाड़ी उस दिशा में देखने लगे जहां से आवाज आ रही थी। पहाड़ पर क्या कोई और लहर थी? राहुल ने अभी अभी एक बॉस से लड़ाई पूरी की थी, इसलिए उसने उनसे कहा, मैं वहां जा रहा हूं ये देखने के लिए कि क्या कोई अच्छे बॉस हैं। वह दौड़ता हुआ पहाड़ पर गया और तुरंत बहुत हैरान हो गया। यहाँ वास्तव में बहुत सारे बॉस थे। नहीं, ये सभी बॉस थे, बड़े और छोटे, बिना किसी साधारण जंगली राक्षस के। और सबसे दूर एक विशालकाय बॉस था जो इन बॉस को नियंत्रित करता हुआ प्रतीत हो रहा था। परम बॉस। उसने उस बॉस का नाम भी साफ देखा, स्कारलेट मून मोनार्क। ये नाम वाकई सुनहरा था। पहले देखे गए सभी बॉस के नाम लाल थे और यहाँ तक कि उन्होंने जो अल्टीमेट बॉस देखे थे वे भी लाल थे। लेकिन ये बॉस असल में सुनहरा था। क्योंकि यह बहुत दूर था, वह इसे लॉक नहीं कर सका, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह बॉस का एचपी नहीं देख सका। ये देखकर राहुल अनजाने में ही निगल गया। तो इतना शक्तिशाली बॉस था। दरअसल इस स्कारलेट मून मोनार्क को विक्की ने खुद जोड़ा था, क्योंकि उसे लगा कि अब खिलाड़ियों की गतिविधि बहुत ज्यादा है और उनकी ताकत भी मजबूत है। अगर वह पहले वाले इवेंट का इस्तेमाल करता तो यह ज्यादा दिलचस्प नहीं होता। इसलिए विक्की ने स्कारलेट मून डेमन को स्कारलेट मून मोनार्क में बदल दिया और उसे इस इवेंट में डाल दिया। इस तरह कई शीर्ष गिल्ड निश्चित रूप से इस बॉस से लड़ना चाहेंगे और फिर वे आपस में लड़ने लगते। इस बॉस को हराना इतना आसान नहीं था, उसके गुण असामान्य थे और उसे हराने के लिए सैकड़ों लोगों की जरूरत होती। और ये पूरे सवा के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होते। 3 सेकंड की स्तब्ध खामोशी के बाद राहुल ने तुरंत माइक में कहा, जल्दी करो, मैंने एक अल्टीमेट बॉस देखा और उसका नाम गोल्डन है। यहीं ये बॉस हमारी तरफ आने लगे हैं, राहुल ने उत्साह से कहा। एक अल्टीमेट बॉस है, चलो अल्टीमेट बॉस से मुकाबला करते हैं। जो लोग लड़ाई खत्म कर चुके थे वे राहुल के ठिकाने की तरफ दौड़े। वे देखना चाहते थे कि यह गोल्डन नाम वाला अल्टीमेट बॉस कैसा दिखता है। जब वे वहां पहुंचे तो एक पल के लिए वे भी स्तब्ध रह गए। बॉस का एक बड़ा समूह उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसके पीछे सबसे पीछे एक स्कारलेट मून मोनार्क था। यही वो अल्टीमेट बॉस है जिसका तुमने जिक्र किया था। उसका नाम अलग है। अरे, मुझे किसने मारा? किसी ने असमंजस में पूछा। मुझे भी मारा गया, एक ही वार में 50 से ज्यादा एचपी खो दिए। मुझे जहर दिया गया है। किसने हम पर घात लगाया? राहुल के बगल में खड़े कई लोग घायल हो गए। लगता है उस बॉस ने हमें मारा है। उसने इतनी दूर से मारा है। चलो पहले चलते हैं, देखते हैं कब आते हैं। कई लोग पीछे हट गए और उन बॉस को खत्म करने में मदद की जिनसे दूसरे लड़ रहे थे। क्या वहां बहुत सारे बॉस हैं? शंकर ने पूछा। हाँ, सब बॉस हैं, एक भी छोटी भीड़ नहीं। जैसे ही वे बात कर रहे थे फिर से हॉर्न की आवाज सुनाई दी। इस समय जो बॉस पराजित नहीं हुए थे वे मुड़कर बाईं ओर हॉर्न की आवाज की दिशा में बढ़ गए। अब खिलाड़ियों पर हमला नहीं कर रहे थे। वे भाग क्यों गए? मेरी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अगले ही पल उन्होंने बॉस के बड़े बड़े झुंड पहाड़ पर आते देखे। खिलाड़ियों ने दूर पहाड़ पर मौजूद बॉस को भी देखा। सभी के नाम लाल थे। कुछ बॉस ऐसे थे जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वाइस गिल्ड लीडर, ये वही बॉस हैं जिनका आपने जिक्र किया था? किसी ने पूछा। हाँ, ये बॉस बहुत ताकतवर हैं। जैसे ही हम ऊपर गए हमें चोट लग गई और दूरी बहुत ज्यादा थी। मुझे लगता है कि यह किसी जादूगर के हमले की सीमा से भी ज्यादा है। जब वे बात कर रहे थे पूरी स्क्रीन हिल गई और फिर उन्होंने एक सुनहरे नाम वाले बॉस को आते देखा। स्कारलेट मून मोनार्क, यह अल्टीमेट बॉस है। दूसरे लोग भी यह नज़ारा देखकर दंग रह गए। स्क्रीन पर दूसरे बॉस के हेल्थ बार सिर्फ 1 सेंटीमीटर लंबे थे, लेकिन इस बॉस का हेल्थ बार उसके शरीर से भी लंबा था। इसके कम से कम 2 लाख हेल्थ पॉइंट्स होने चाहिए। क्या इस बॉस को मारने से अकल्पनीय इनाम नहीं मिलेंगे? एक आम अल्टीमेट बॉस यूं ही कोई टॉप टियर इक्विपमेंट गिरा देता है तो इस बॉस को भी 4 स्पेशल रिंग गिराने चाहिए। अभी 30 मिनट से ज्यादा समय बाकी है, इसलिए इस बॉस को मारने का समय है। लेकिन इतने सारे बॉस उनके सामने होने के कारण स्कारलेट मून मोनार्क के पास जाने का कोई मौका नहीं था। वर्ल्ड चैट में ओवरलुक ऑफ मिस्ट्रीज की घोषणा की गई। उम्मीद थी कि सभी लोग एक साथ आएंगे, क्योंकि गिराई गई कोई भी अच्छी वस्तु उनके सवा की होगी। अब बिना सोचे समझे ये स्पष्ट था कि हर सवा पर एक स्कारलेट मून मोनार्क होना चाहिए। एक स्कारलेट मून मोनार्क निश्चित रूप से भारी मात्रा में उपकरण गिराएगा, जो सवा के लिए एक अपग्रेड होगा, जिससे सैंड सिटी की अगली क्रॉस सवा घेराबंदी जीतने की उनकी संभावना बढ़ जाएगी।
दूसरों को सूचित करने के बाद उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। जो कुछ भी उनके पास नहीं था उसे जल्दी से खरीद लिया या पैसे भी जोड़ लिए, इस बॉस को नीचे गिराना ही था। सभी ने इनाम बराबर बांटने के नियम को स्वीकार कर लिया। ठीक 9:30 बजे दूसरे गिल्ड के लोग भी आ पहुंचे। अब समय नहीं बचा था स्कारलेट मून मोनार्क को छोड़कर, जो पहाड़ पर ही रुका हुआ था। बाकी बॉस पहले से ही उन पर हमला कर चुके थे। उनकी योजना थी कि पूरे सवर के शीर्ष 500 खिलाड़ी स्कारलेट मून मोनार्क से लड़ें, जबकि बाकी खिलाड़ी बचे हुए बॉस से लड़ेंगे। हालांकि उनका अनुमान गलत था। इतने सारे बॉस के साथ वे बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते थे। वे कुछ बॉस जिन्हें उन्होंने पहले नहीं देखा था, न केवल भारी नुकसान पहुंचा रहे थे बल्कि लंबी दूरी से भी हमला कर रहे थे। खासकर एक जिसे टच ड्रैगन गॉड कहा जाता था, जो वाकई बहुत ही भयानक था। हालांकि उसका स्वास्थ्य कम था, केवल कुछ हजार। लेकिन एक योद्धा के पास भी उसके पास पहुंचने तक आधा स्वास्थ्य पट्टी बची होती, और उसके पास क्षेत्र प्रभाव हमले भी थे। सामने के बॉस को मारने में पूरे 10 मिनट लगे, और हालांकि उन्होंने कुछ अच्छे उपकरण और यहां तक कि एक कुत्ते की किताब भी गिरा दी, लेकिन उनका लक्ष्य स्कारलेट मून मोनार्क था, न कि उनके सामने के ये बॉस। अब कार्यक्रम समाप्त होने में केवल 20 मिनट शेष थे, लेकिन उन्होंने स्कारलेट मून मोनार्क का एक बाल भी नहीं छुआ था। और इसलिए अंत में जब समय समाप्त हो गया तो वे इन बॉस को खत्म भी नहीं कर पाए थे। जैसे ही हॉर्न बजा, सभी बॉस पीछे हटने लगे। केवल स्कारलेट मून मोनार्क ही बचा था, और उसके ऊपरी दाएं कोने में एक संवाद बॉक्स दिखाई दिया। 3 महीने बाद मैं तुम सबको जरूर खत्म कर दूंगा। राहुल ने शब्दों को देखा और खुद को असहाय महसूस किया। उसने सोचा था कि वे स्कारलेट मून मोनार्क को मार सकते हैं, लेकिन उन्होंने उसका एक बाल भी नहीं काटा था। लेकिन उस आखिरी वाक्य का क्या मतलब था? क्या इसका मतलब था कि 3 महीने में फिर से राक्षस घेराबंदी होगी? अगर ऐसा है तो अगली बार एक और मौका होगा। 3 महीनों में पूरे सवर के खिलाड़ियों का कौशल स्तर काफी बेहतर हो जाएगा, और तब तक वे निश्चित रूप से उससे मुकाबला करने में सक्षम होंगे। 10:30 बजे रामू विक्की के ऑफिस पहुंचा। बूढ़े जू, आज रात की कमाई कमाल की है। तुम्हारा इवेंट वाकई जबरदस्त है। खिलाड़ियों ने तुम्हें गाली तक नहीं दी, बस उन्हें यह अफसोस की बात लगी और उन्होंने कहा कि उनकी अपनी ताकत काफी नहीं है। बकवास, इसमें मेरी क्या गलती हो सकती है? इस इवेंट ने उन्हें पहले ही ढेर सारे बॉस दे दिए हैं और उन्हें कुछ अच्छी चीजें भी मिली होंगी, तो वे मुझे गाली क्यों देंगे? रामू हंसा। वैसे इन 2 घंटों में हमारी आय में सीधे तौर पर 2 मिलियन से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जो वाकई बहुत डरावना है। क्या तुम सच में 3 महीने बाद फिर से यह आयोजन करने की योजना बना रहे हो? विक्की ने सिर हिलाया। हाँ, मैं हर 3 महीने में रेत शहर की घेराबंदी के ठीक बाद राक्षस घेराबंदी के आयोजन करने की योजना बना रहा हूँ। इस बार वे तैयार नहीं थे, लेकिन अगली बार शायद कुछ अलग हो सकता है कि वे स्कारलेट मून मोनार्क को सचमुच हरा दें। अरे, मैंने उस बॉस को देखकर अपना सिर हिला दिया। ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। 3 लाख स्वास्थ्य, हर वार में 80 क्षति, और यह जहर और धीमे प्रभावों वाला एक क्षेत्रीय हमला है। कौन सा गिल्ड इसे हरा सकता है? मुझे लगता है कि वे बस अनुभव खो देंगे। लेकिन बात यह है कि अगर आप इसी तरह के आयोजन जारी रखते हैं, तो क्या न्याय के राजदन जैसे उपकरण आम नहीं हो जाएंगे? चिंता मत करो, यह इतना बड़ा चढ़ाकर नहीं कहा जाएगा। इसके अलावा मैं नए साल के दौरान नए उपकरण जारी करने की योजना बना रहा हूँ। खिलाड़ियों में सुधार हो रहा है, तो उपकरण तो एक जैसे नहीं रह सकते, है ना? आप इसे संभालिए, मैं दखल नहीं दूंगा। अगले दिन ऑनलाइन लीजेंड खिलाड़ी पिछली रात के कार्यक्रम पर चर्चा कर रहे थे, और ज्यादातर लोगों ने स्कारलेट मून मोनार्क भी देखा था। उसी समय एक और विषय मेमोरी सेट का था। जियान मोयुन के लगातार 2 गुप्त हमलों और दूसरे सर्वरों के कुछ लोगों द्वारा इसका इस्तेमाल करने के कारण सभी इस सेट की अविश्वसनीय शक्ति के बारे में बात करने लगे। साथ ही मेमोरी रिंग की कीमत लगातार बढ़ रही थी। एक समय तो ये पुनरुत्थान और सुरक्षा रिंगों से भी ज्यादा हो गई थी। फिर भी मेमोरी रिंग अभी भी दयनीय रूप से दुर्लभ थी, अन्य उच्च स्तरीय उपकरणों से भी कम। समय भी धीरे धीरे बीत रहा था, और विकी इस दौरान उन्होंने अपना ध्यान क्रॉसफायर पर केंद्रित कर लिया था। कर्मचारियों की कमी के कारण कंपनी ने एक बार फिर अपनी भर्ती बढ़ा दी। इस बार 30 से ज्यादा लोगों को जोड़ा गया, जिससे क्रॉसफायर विभाग में लगभग 50 लोग हो गए। चूंकि मूल ढांचा कोड और गेम प्ले पहले से ही मौजूद थे, इसलिए अब उत्पादन बेहद तेज था। दरअसल गेम प्ले में ज्यादा बदलाव की जरूरत नहीं थी, कुछ छोटे मोटे बदलाव ही काफी थे। मुख्य बात थी ग्राफिक्स। उनके पिछले जीवन के सिंगल प्लेयर गेम ग्राफिक्स ने लोगों को सचमुच प्रभावित किया, खासकर इस दुनिया के लोगों को जो बेहतरीन ग्राफिक्स वाले गेम खेलते हुए बड़े हुए हैं, जहां गेम में कोई भी इमेज अल्ट्रा हाई डेफिनेशन होती थी और कुछ तो 2K भी होती थीं। इसलिए वह निश्चित रूप से मूल इमेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, सभी इमेज को फिर से परिष्कृत करना पड़ा। मुख्य महिला किरदार, खासकर बेहद लोकप्रिय स्पिरिट फॉक्स। फिर गेम मोड थे जिन्हें गेम के आधिकारिक तौर पर ऑनलाइन होने पर लॉन्च करना था।
उनके पास दो विचार थे, एक शुरुआती संस्करण का ही पालन करना, क्योंकि उन्हें याद था कि क्रॉसफायर में शुरू में केवल 4 मोड थे, टीम मोड, बम मोड, घोस्ट मोड और एनिहिलेशन मोड। बाकी के बारे में वह सचमुच भूल गए थे कि कोई मोड थे भी या नहीं। उसे याद आया कि ओपन बीटा के दौरान ज़ॉम्बी मोड उपलब्ध नहीं था। लेकिन क्या हो अगर शुरुआत में सिर्फ ये 4 मोड ही बहुत नीरस लगें। जब तक वह इस दुनिया में आया तब तक क्रॉसफायर लगभग 30 मोड जारी कर चुका था, जिनमें से कुछ आज भी याद किए जाते हैं जबकि कुछ बस बेढंगे थे। काफ़ी सोच विचार के बाद उसने और गेम प्ले मोड जारी करने का फैसला किया। अकेले प्रतिस्पर्धी गेम प्ले अभी भी थोड़ा नीरस था। कलाकृतियों वगैरह की बात करें तो वह उन पर विचार भी नहीं करेगा, उनके गुण संतुलन को पूरी तरह से बिगाड़ देते हैं, जैसे कि हथियारों का तेजी से बदलना और अतिरिक्त गोलियां। वह इनमें से किसी पर भी विचार नहीं करेगा। सभी हथियारों का लोकतांत्रिकरण होगा, यानी खिलाड़ी कोई भी हथियार मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि उस स्थिति में भुगतान वाली वस्तुओं को दूसरे नजरिए से देखना होगा। उदाहरण के लिए पात्र। बेशक वह पात्रों में कोई विशेष गुण भी नहीं जोड़ेगा। इस दौरान विक्की इन मुद्दों पर विचार कर रहा था। मेरे दोस्तों को सुनने के लिए धन्यवाद।